एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया है फर्स्ट शिफ्ट का, वो आप लोग को आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो इस क्वेश्चन को पुष्टि कर लें, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को जो इस नंबर पे आप लोग देना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। ये मेरा नंबर ये 17 है, जिससे आप लोग को क्या होगा, यदि आप लोग क्वेश्चन देते हैं या आप लोग को जो डाउट लगता है इस के ज़रिए पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम जो एंट्री टाइम का जो चल रहा है वो आप लोग को एंट्री टाइम बाद जो जा रहा है, बिल्कुल आप लोग एंट्री नहीं हो रहा है। और इस समय एग्ज़ाम जो मैं फर्स्ट टाइम का जो वीडियो दिया हूँ आप लोग को, जो एंट्री टाइम आपको लगा था उसको मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका एग्ज़ाम कैसे गया। और ये आप लोग को PDF रहा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिया है, आप लोग को आंसर के साथ मिलेगा और ये 100% सटीक होगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग मैच करके देख लें। ये एग्ज़ाम आप लोगों को जो फर्स्ट शिफ्ट का होगा उसका है, सेकंड शिफ्ट का होगा जो मैं आप लोगों को दूंगा, और उसके बाद थर्ड शिफ्ट वाला भी आपको मैं कंडक्ट करा दूंगा, ठीक है ना। तो तीनों शिफ्ट का आपको शाम तक आप लोग मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप लोग फर्स्ट शिफ्ट के हैं जो एग्ज़ाम दे करा चुके हैं, तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास मिला है टोटल आप लोग को मैं बता देता हूँ, GS का ही प्रश्न यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, ना कि रीजनिंग का, नहीं मैथ का, ठीक है ना। इन सभी का लेवल मैं आप लोग को बताऊँगा कि रीजनिंग से क्या प्रश्न था, मैथ से कितना प्रश्न था, या मैथ से आप लोग को है कोई, आप लोग जो भी लगता है नॉर्मल मत मान लीजिए, जो आप लोग को मैथ से कंसेप्ट परसेंटेज वाला तो समथिंग, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है आप लोग को याद होगा जो क्वेश्चन आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करें, ताकि आप लोग को का जो भी नोटिफिकेशंस और वीडियो मिले बनाने के लिए जो मोटिवेट हूँ, उसके बाद आप लोग को तक पहुँचा सकें सही और राइट कंटेंट। सही और राइट कंटेंट तब आप एग्ज़ाम देकर आएँ तभी मिला सकते हैं, ना कि आप लोग ऐसे आहे भर सकते हैं। तो आप एक बार मिला के देखिए, जिनसे जो एग्ज़ाम देकर आएँ उनसे पूछिए क्या ये कंटेंट जो मिला है या दे रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। वो अगर बताते हैं सही है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आप लोग को यहाँ पे सही एंड राइट आप लोग को जो एग्ज़ाम हुआ उसी से आप लोग को थोड़ा बहुत, मतलब देखिए लैंग्वेज तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, टाइप हो सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग को ऑप्शन से ही क्लियर होंगे, ऑप्शन टाइप हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग को याद है जो दे सकें। और मैं जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको मैं रात में जो है आपको थर्ड शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में अनाउंस कर दूंगा, उनका नाम ज़रूर देख लीजिएगा। और 25 में आप लोग कितना करके आए हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, ये भी आप लोग को देखा जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन 1 देखिए, नील दर्पण के रचनाकार कौन है। नील दर्पण जो है ना रचनाकार, ये नील दर्पण के रचनाकार जो है आप लोग को दीनबंधु, ठीक है, नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु के CM के बारे में पूछा गया था। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन है, और अगर पूछ दे उड़ीसा का भी बदल गए हैं जो, तो उड़ीसा का पूछे तो आप लोग को बता देना है। बाई चांस देखिए अभी एक शिफ्ट में पूछ लेगा तो ये नहीं कि अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा, बेशक आपकी याद होना चाहिए, क्या आप याद रखना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दिए होंगे। तो उड़ीसा का CM जो है मोहन चरण मांझी है, ठीक है ना, और मोहन यादव हो गया MP के, तो ये आप लोग को याद रखना है। और हरियाणा का तो ये आप लोग को सैनिक करके हैं, उनको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था आप लोग को। अभी आप लोग का ये जो है उत्तराखंड में है, उसका वर्तमान नाम भी चेंज हो चुका है, तो रामगंगा करके हो गया अभी वर्तमान में। और पहले था तो हेली पुच्छल करके ऐसे था, ठीक है ना। और ये पूछा गया है जो आप लोग को ये क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन देख रहे, लता मंगेशकर भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया, तो 2001 में इनको दिया गया था। अब इनको बारे में जो यहाँ पे फैक्ट जो मैं लगाया हूँ इसको देख सकते हैं आप लोग। यानी स्वर कोकिल लता मंगेशकर जी को कहते हैं, आप लोग को मालूम है स्वर कोकिल लता मंगेशकर को कहते हैं, और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन किस वंश के संस्थापक था, तो वो संस्थापक नहीं, किस वंश से थे, तो ये वर्धन वंश से थे। और पूछा है 2021 में
टाइम मैगजीन पर्सन के कौन थे? तो ये नरेंद्र मोदी। बीसीसीआई के हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में है। तो बीसीसीआई का अगर स्थापना पूछ दे या संस्थापक पूछ दे तो ये देखिएगा 1928 में बीसीसीआई एट बोर्ड कंट्रोल ऑफ बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। लठमार होली जो होता है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो लठमार होली जो होता है किस क्षेत्र में? तो ये मथुरा के बरसाना क्षेत्र उसमें आप लोग को होता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 9th नंबर 9 नंबर पूछा है, बिहार में प्रांतीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में प्रांतीय, अगर कांग्रेस अधिवेशन बिहार में हुआ है कि नहीं कभी, तो ये आप लोग को बताना होगा। तो आपको 1922 में हुआ था, गया में हुआ है, ठीक है। महेंद्र वर्मन किस वंश से संबंधित है? तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछ रहा है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? रिट जारी करता है। और रिट जारी करता है, रेट जारी करता है जो बैंक, रिपो रेट हो गया, रिजर्व टैक्स, ये सब बैंकिंग द्वारा जाता है। आरबीआई जो मौद्रिक नीति होती है आप लोग को यही फ्लो करता है, आरबीआई ही फ्लो करते हैं। और जोड़ी जो बैंक होते हैं इन्हीं के द्वारा कंट्रोल होते हैं। चलिए बात हो रही है रीट जारी करने के लिए, तो मैं रीट के बारे में बता दूं। रीट आप लोग को जो होता है एक उच्च न्यायालय, एक होता है आप लोग को उच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट, आप लोग को दोनों जो जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उच्च न्यायालय 32 और 226 हाई कोर्ट, ठीक है ना। रीट कितना जारी, 5 तरह के रीट जारी किया जाता है। ये आप लोग को दोनों आर्टिकल अलग अलग है। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो 1867 में। राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन चाहिए, बट आप लोग ये देखो 35 वर्ष के बाद दिवालिया ना होना चाहिए, भारत के नागरिक हो। तो ये आप लोग को बस ये जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आप लोग चूज कर सकते थे, तो इजीली आप लोग कर सकते थे। अपना समाज के संस्थापक कौन थे ये भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए तो स्कंदगुप्त, फिर पुनः उद्धार किया जाए तो आप लोग को रुद्रवर्मन करके यहाँ पे आ जाएगा। गोल्फ का सबसे पुराना क्लब तो रॉयल ब्लैक है। उसके बाद विश्व मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड? तो ये जाहिर सी बात है, जिसको नहीं आता है आप लोग ज़्यादा प्रेशर करके ना ले और उसको छोड़ दें। मैं बताऊंगा लास्ट में कितना आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, सही अटैम्प्ट क्या रहेगा। ये आप लोग ग्रैमी अवार्ड, देखिए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में किन किन लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को मिला है ये ग्रैमी अवार्ड, ठीक है ना। अगर वही आप लोग को प्रितिकर पूछ जाए तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार किस क्षेत्र के हैं? दक्कन का पठार। दाल संशोधन ये कानपुर। गुड सर्विस डे कब मनाया जाता है? यानी GST डे पूछ दिया है और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो 1 जुलाई को आपको, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहले भारत का लागू करने वाला राज्य पूछा जाए तो ये असम राज्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वित्तीय विवरण के बारे में देखा जाए, वित्तीय जो विवरण आप लोग को प्रत्येक जो होता है तो इससे रिलेटिव आप लोग को जो आर्टिकल देख लेना है। वित्तीय विवरण जो 112 में आप लोग को दिया गया है इससे रिलेटिव, ठीक है ना। तो ये 9 मिनट में आप लोग को 25 क्वेश्चन मैंने, अब आप लोग को क्या अटैम्प्ट होना चाहिए? अगर 25 में से 14 क्वेश्चन करके आते हैं, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, तो आप समझिए कि सब जोन में हैं। कितने लोगों ने इतना किया है? ये इतना से प्लस ज़्यादा करेंगे तो ये 18 कर सकते हैं या 16 कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जय हिंद साथियों, तो SSC CGL का तीनों शिफ्ट का प्रश्न आपको लेकर आ चुका हूं और आप लोगों को कहां से मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आप लोग को अवेलेबल रहेगा। और ये सभी शिफ्ट का आप लोग को पेपर यहां पे है, जिससे आप लोग को अपना जो भी भाई देने गए हैं एग्ज़ाम उनसे पूछ के, या आप लोग को जो भी आसपास के दोस्त या कोई भी रिलेटिव आपका एग्ज़ाम देने गया है तो इस क्वेश्चन को
आप लोग जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन आप लोग सही है या गलत, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेशक आप लोग को आगे जो भी एग्ज़ाम है ये मिला लीजिएगा अपना जो एग्ज़ाम जो, और ये प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कुछ आप लोग को इसमें डेटा भी दिया जा रहा है जिससे आप लोग को बताने में परेशानियाँ हो रही है। जीएस का और रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो देखिए रीजनिंग और मैथ सभी कमांड कर लेंगे, लेकिन जीएस जो कमांड करेगा उनका जो रिजल्ट फाइनली लिस्ट में नाम आएगा। ओके, तो आप लोग को सबसे पकड़ के रखना है जीएस का शिफ्ट को, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है थोड़ा सा उसको देखें और जो पढ़े हैं उसको आप लोग रिवीजन करें, ठीक है ना। तभी आपका क्या, आपका फाइनली मार्क्स जो होगा इंक्रीज़ कर पाएगा। तो आशा करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है और मुझे भी ये रहता है कि आपको सबसे पहले मैं कंटेंट दूं और राइट कंटेंट दूं। और ये जो आप लोग किसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपना जो ये नंबर है, मान लीजिए किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी तक नहीं हो पा रहा है, या कोई प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड डाउनलोड को भैया हो ही नहीं रहा है, या इससे रिलेटिव कोई भी जानकारियाँ चाहिए आपको एग्ज़ाम से रिलेटिव, तो ज़रूर आप लोग ये क्या करिएगा, आप ना केवल एसएमएस ही करना है, व्हाट्सएप के ज़रिए ही एसएमएस करना है, ठीक है ना। तो हम वीडियो के माध्यम से जो भी है आप लोग को राइट टू इन्फॉर्मेशन देने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो लगता है आप लोग को आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, पैन कार्ड, तो कैसे मैं आप लोग को इंटरव्यू पा सकूँगा, ये सब आप मेरे वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ से मैं आप लोग को पहला शिफ्ट का मैं करा दिया हूँ, इसलिए मैं बार बार रिवीजन नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है, जैसे कि PDF आप लोग को टाइप होता है, जो भी क्वेश्चन मिलता है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो लैंग्वेज थोड़ा बदल सकता है, लेकिन आंसर वही रहेगा, आप लोग का क्वेश्चन वही रहेगा। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें फैक्ट में मिल सकता है, ताकि आप लोग को आने वाला एग्ज़ाम में हो सके उस डेटा को कहीं दिया जाए। और सबसे अधिक डेटा दिया जाएगा तो साइंस टेक से ही डेटा आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि अभी चंद्रयान हो गया, PSLV संबंधित वगैरह हो गया। तो इसमें हम देखेंगे जहाँ जैसे प्रश्न आएगा वहाँ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो पहला शिफ्ट तो मैंने आप लोग को बता दिया है, अब दूसरा और तीसरा शिफ्ट। तो पहला शिफ्ट आप लोग को फटाफट मैं ये जो है दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग देख लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछे। देखिए डेटा जो दिया गया है, डेटा 2-3 डेटा है ना इसमें देख रहे हैं। और ये शिफ्ट का देखिएगा तो 25 इसमें आप लोग का करेंट अफेयर्स और GS, मैथ, रीजनिंग और ये हो गया इंग्लिश। ये तीनों शिफ्ट से आप लोग को जो चारों शिफ्ट हैं, शिफ्ट बोल रहे हैं पार्ट से, सेशन से 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप लोग को 2 मार्क्स मिलता है, इसीलिए टोटल मार्क्स हो जाता है 200 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें निगेटिव मार्किंग 0.50 है, तो ये आप लोग को निगेटिव मार्किंग को संभाल कर रखना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होने देना है, ये सबसे अहम भूमिका निभाएगा आपको। आइए ये देखिए जो हुआ था, ये WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग, एक होता है IPL। तो एक वुमेन प्रीमियर लीग जो होता है, यानी यहाँ पे लिखते हैं वुमेन प्रीमियर लीग जो लिखा गया है, 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। इसका हो गया इंडियन प्रीमियर लीग। अगर इसको पूछा जाए कौन सा जीता है, तो RCB जीती है, RCB जीता है इसको, RCB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन दो नदियों के बीच दोआब है। तो किन दो नदियों के बीच दोआब है, तो गंगा और यमुना के नदियों के बीच दोआब है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का धारा जो मिलता है, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, धारा जो होता है वहाँ से उत्पन्न आप लोग को मेघना उत्पन्न होता है, मेघना। अब गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, तो गंगा को बोलते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने पहला अभियान शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था पहला अपना अभियान शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक सबसे अलग शासक रहा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले
सैनिकों को वेतन और नौकरी देने के लिए ऐसा कुछ काम किया, ठीक है ना, जिसमें आप लोग को घोड़ों को क्या करता, दाग मतलब घोड़ों को दाग मतलब निशान देना शुरू किया। और ये सवाल जो कह रहा है कि जो अभियान शुरू किया था वो देवगिरी 1296 से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था शालीन वंश संबंधित है, तो शालीन या शूल्य वंश ये आप लोग को मैं देख नहीं पाया और ना ही कोई स्पष्ट कैंडिडेट बता पाया। यदि आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, मिला रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अपना जो आंसर मिला रहे होंगे एग्ज़ाम देकर आने के बाद, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर आपको जितने भी क्वेश्चन याद होगा भेज देना है या कमेंट में करिएगा। तो बहुत सारे भाई लोग देखेंगे और समझ में उनको भी आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन राइट है और क्वेश्चन ऐसा ही था। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट, तो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट की बात कहा है तो ये कोलकाता जो हाई कोर्ट है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1862 में इसकी स्थापना हुआ था। अभी भारत में उच्च न्यायालय 25 और यहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं, तो कुल मिलाकर जो हाई कोर्ट से संबंधित होगा जो हो गया ये तो टोटल आप लोग कितने हैं 25 के अकॉर्डिंग टू डाटा, मतलब अगर देखा जाए लेटेस्ट डाटा के अनुसार 2011 में महिला रोजगार की भागीदारी कितना % था, तो 2011 पूछा है। अभी आप लोग को जनगणना हुआ ही नहीं है, तो देखिए जनगणना जो होता है सेंसस जो होता है ये आप लोग को 10 साल प्रत्येक 10 साल में आप लोग को एक बार होता है, लेकिन 10 साल से आप लोग 10 साल अगर गणना करेंगे 2011 से तो ये आप लोग को 10 साल प्लस ही हो रहा है, बट अभी तक जनगणना हुआ नहीं। अगर पूछे तो जातीय जनगणना कराने वाला पहला राज्य पूछ लिया जाए, पहला राज्य पूछे तो ये बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार और कुछ भी बातें बताया जाए जिसमें सबसे अधिक साक्षरता हो गया केरल हो गया और कम हो गया तो ये आप लोग को बिहार हो गया। अब स्पेशल बिहार की तो है नहीं ताकि मैं बिहार के बारे में जिक्र करूं, नहीं केरल के है, तो केरल का 90.3 करके है और यहाँ पे बिहार का 60.3 करके आपको इतना डेटा देख लेना है। अगर डेटा में देता है तो 63 याद रहेगा, 9.93 याद रहेगा, तो ज़रूर आप लोग वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे जो आर्टिकल दे रहा है तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन किस आर्टिकल में उल्लेख होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पे ये जज जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है रिट जारी करने की, ये किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो 32 में, और हाई कोर्ट के बारे में कहा है तो 226 में इनका आर्टिकल। ये 5 प्रकार के दोनों रिट जारी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप लोग को हेग में है, द हेग भी बोला जाता है, हेग में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। इसमें आप लोग को 9 वर्ष का कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और टोटल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी होता है, 5 अस्थायी होता है, और ये 125 में आप लोग का उल्लेख है, आर्टिकल्स के बारे में दिया गया है। अगर कुछ ऐसा मतलब आप लोग को क्वेश्चन इसमें पूछा जाता कि सबसे पहली महिला जज बनी, तो ये मीरा बीबी फातिम थी, और अभी तो DY चंद्रचूड़ रेड्डी हैं। जितने में आप लोग को हो रहा है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग डिटेल्स तो दे नहीं रहे डेटा, लेकिन डेटा इसको सुन लीजिए और अपना जो याद है इसको रिकल हो जाएगा। जिनको याद हो जाएगा, देखिए GS एक ऐसे पॉइंट है जिसमें आप लोग को बार बार सुनना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी जाके आप लोग को ये होता है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग को बहुत कम लड़के जो होगा, देखिए ये जो क्या होता है, अगर ये लड़के को अटैच करेंगे तो ये तो माइनस मार्किंग में जाएंगे, और नहीं तो कम लोगों का जो है बैठे हैं एग्ज़ाम देने उनको कम लोगों, ये अलीगढ़, ठीक है ना। अब आप लोग को ये पूछा गया होता तो सब लोग बता दिए होते, जैसे कि सब लोग मतलब उसमें 98% आप लोग को और पूछा था। मोहम्मडन एंग्लो इंडियन जो आप लोग को ये जो दिया था सर सैयद अहमद जो किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक अवार्ड जो मिला था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ही दिया गया था। अगर उसमें आप लोग को पहले नहीं लगाया गया होगा, ऑप्शन में है, तो आप लोग का आंसर यही होगा, 4 ऑप्शन में से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूर्य देव की पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? देखिए स्पेशल छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा मनाई जाती है, क्योंकि उस जो पहले सुबह के टाइम उत्तरायण होते हैं तो खरना पर्व इसी को कहते हैं, छठ को ही। और बिहार में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अभी आप लोग सोच रहे हैं सूर्य देव की जो एकमात्र मंदिर है वो कोणार्क, तो ये यहाँ कोणार्क में दिया जाता है, इसी को ब्लैक पेगोंडा कहते हैं। अगर उड़ीसा का मुख्यमंत्री, उड़ीसा में है मैंने बता दिया कोणार्क, और इसी को मुख्यमंत्री पूछा जाए तो मोहन चरण मांझी हो जाएगा। मुख्यमंत्री पूछेगा नहीं, ऐसे मतलब पहला शिफ्ट में पूछ दिया गया है। देखिए अब अगला शिफ्ट में सिडबी की स्थापना, यानी SID सिडबी की स्थापना। तो सिडबी की स्थापना जो ये जो होता है ना सिडबी, ये आप लोग को स्मॉल इंडस्ट्री होता है, ये आप लोग को रेगुलेटिंग संबंधित होता है मतलब। और इनका जो मुख्यालय है लखनऊ में, और इनकी जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था। अब यहाँ पे आपको सिडबी हो गया। अगर यहाँ पे नाबार्ड पूछते हैं तो नाबार्ड 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। इसरो पूछ दे, इसरो का स्थापना तो 1969 यानी 1969। DRDO पूछ दे, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1948। तो ये डेटा आप लोग को साइड से याद रखना है, जितने भी आप लोग को हो सके पूछ दे। टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना ग्राम होता है? तो 2.5 से 2.7 ग्राम तक होता है। और ये जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट के गेंद की जो वजन होता है ये आप लोग को लगभग 500 ग्राम से प्लस होता है। अगर 500 ग्राम दे तो ठीक है, नहीं तो प्लस के देता है, 550 कर रहा है, 500 करता है, 600 करता है, तो वो आप लोग का आंसर में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आपातकाल से जो भी रिलेटिव बात है, 3 तरह की बातें याद रखना है, जिनसे नहीं याद होता है आप लोगों को 4-4 के गैप करके याद करना है। सबसे पहला स्टार्ट होता है 19 बोल रहे हैं 352, 354 और 360। तो ये आप लोग को जो आपातकाल से, ये आप लोग को राज्य हो गया, राष्ट्रपति हो गया और वित्त हो गया। तो वित्तीय पूछे तो ये 360। वित्तीय आपातकाल कितने बार लागू हो गया है? अभी एक बार भी लागू नहीं है। सबसे पहले आपातकाल जो लागू हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल, कहाँ लागू हुआ? ये पंजाब में हुआ, क्योंकि आप लोग को 360 में उल्लेख है। और आर्टिकल पूछे कि क्या वित्तीय वार्षिक वित्तीय का उल्लेख है? बिल्कुल है, 112 में वित्त फाइनेंस का आपको बारे में बताएगा। अभी वित्त मंत्री पूछे जाए तो निर्मला सीतारमण, जिस तरह आप लोग को मंत्री के बारे में पहला शिफ्ट में पूछा है, जिसमें आप लोग को गजेंद्र संबंधित थे। लू किस दिशा की ओर चलती है? कहीं मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ। यदि कोई ऐसा इशू हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके उत्तर और ये क्वेश्चन भी पढ़ पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और ये आप लोगों को PDF रहेगा, उसको भी देख लेना है। ये क्वेश्चन है, लू किस दिशा की ओर चलती है? तो देखिए ये लू गर्मी में चलता है, ये सबको मालूम होगा। जब चलता है तो ये पश्चिम से पूर्व चलता है, पश्चिम से पूर्व चलता है। अकबर के समय अकबर के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल जो थे अकबर के समय वित्त मंत्री थे। अकबर ने बहुत सारा धार्मिक कार्य को, जैसे कि आप लोग जजिया कर को हटाया, तो ये सब आप लोग को वहाँ पे अकबर के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। अगर मैं डिटेल्स पढ़ाता और डिटेल्स बताता तो आप लोग ज़रूर अकबर के बारे में टोटल में जिक्र करता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे रामसर साइट के बारे में देखें तो रामसर साइट के बारे में जो हो रहा है,
तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये आप लोग को हिमाचल प्रदेश में। तो नाम क्या है? तो रेणुका नाम है, ठीक है ना। रेणुका क्या है? ये झील है। अब ये रामसर साइट होता क्या है? देखिए रामसर साइट क्या होता है, ये आर्द्र भूमि होता है, ठीक, शुष्क क्षेत्र होता है। और ये मनाया क्यों जाता है? सबसे पहले तो ये रामसर साइट जो आप लोग को ईरान का जो एक स्थल था जिसका नाम था रामसर से संबंधित साइट, उसी दिन 2 फरवरी 1971, तो उसी दिन से आप लोग को, तो इसीलिए बोला जाता है 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शुष्क दे यानी आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। अभी आप लोग को 85 आप लोग को आर्द्र भूमि बिहार में सॉरी मैं बिहार का स्पेशल गति करता हूँ इसलिए जिक्र कर दिया, बिहार बोल रहा हूँ, बिहार में है। अभी आप लोग को 3 बिहार में टोटल मिलाकर है, जैसे कि नागी नकटी 2 हो गया, और एक आप लोग को कांवर झील हो गया जो बेगूसराय में है, ये तीनों हो गया। जबकि मैं जिक्र आया तो मैं कर दिया, ठीक है ना। और ये 85 टोटल है, लेकिन अभी आप लोग कहीं 82 दिया गया होगा, तो 82 भी आप लोग को सही होगा। सबसे ज़्यादा रामसर साइट मिलेगा तब वो कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। बस इसने इतना ही मुझे आप लोग को बताना था। अगर ये पूछा जाए कि यूनेस्को के बारे में पूछा जाए, यूनेस्को के बारे में पूछा जाए, देखिए यूनेस्को के बारे में पूछा जाए तो यूनेस्को का भी 46वां जो है बैठक भारत में हुआ, और ये आप लोग को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। अभी इसी में आप लोग को जब भारत में होगा तो इसने कहा कि भारत का कोई साइट को हम क्या करते हैं, यूनेस्को में कोशिश कर देते हैं। तो ये असम का जो है अहोम साम्राज्य का कब्रस्थान जो उसमें उसको बोला था मोइदम, उसको क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो लेटेस्ट पूछे तो अगर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सारा इस पर क्वेश्चन हम कर देंगे। अनुच्छेद 77 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 76, ये देखिए 76 जो होता है ये आप लोग को महान्यायवादी से रिलेटिव है। अभी के वेणुगोपाल जो है 76 आर्टिकल संबंधित महान्यायवादी से। 77 पूछे, 77 के बारे में, तो जितने भी कार्य जो किया जाता है केंद्र से लेकर, तो केंद्र में जो काम होता है तो सब राष्ट्रपति के नाम से, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल, जिसे जब चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। मतलब जितने भी कार्य होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति के नाम से। नुआखाई त्यौहार, नुआखाई मतलब नया चावल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई पूछे, रज पर्व पूछे, ये आप लोग को उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई, रज पर्व, ये सब उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? धर्म की जो स्वतंत्रता है किस उल्लेख अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आप लोग को आर्टिकल में 4 तरह के आर्टिकल यहाँ पे दिया गया, जिसमें आप लोग टोटल कन्फ्यूज होंगे। 21 उसमें 22, 23, 25 या 26 भी दिया होगा। 25 तो यहाँ आप लोग को पता होगा, 25 से 28 तक आप लोग को क्या है? धर्म से संबंधित आप लोग को उल्लेख है, जिसमें व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी भगवान का पूजा कर सकता है, ये उसके लिए बाध्य नहीं होगा, इसमें स्वतंत्रता फील होता है। ये अगर पूछा जाए आर्टिकल 19 से संबंधित है, तो आप प्रेस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाकिर हुसैन को कब पद्म भूषण अवार्ड मिला? तो जाकिर हुसैन के बारे में अगर बात किया जाए तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ये तबला वादक थे। तो इनको पद्म भूषण कब मिला था? 2002 में पद्म भूषण पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड मिला था 2001 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में। अभी आप लोग को 2019 में भी मिला था भारत रत्न अवार्ड, जैसे कि 3 लोगों को मिला था। भूपेन हजारिका हो गया, अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिला था, और एक कोई व्यक्ति, मतलब इसमें शायद ये उत्तर प्रदेश के, जिसे मुझे याद नहीं रहा है, उनका भी निधन हो चुका है। अभी भी आप लोग को राष्ट्रपति जो क्या मिला है, भारत रत्न अवार्ड मिला है, 5 लोगों को मिला है, जिसमें आप लोग को इस तरह कुछ है 5 लोगों को, जैसे कि एक बिहार से रिलेटिव, बिहार को जो मिला है उनका, मतलब 5 लोगों को मिला है भारत रत्न अवार्ड। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, चाहे तो आप लोग अगर है याद तो ज़रूर बताइएगा। जिसमें आप लोग को एक स्वामीनाथ करके ऐसे होंगे, और मैं हिंट दे रहा हूँ, स्वामीनाथ होंगे, और
चौधरी चरण सिंह हो गए। तो एक मतलब 3 आप लोग को हिट दे चुके हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो देखिए बताने से आपको भी रिकल होगा, याद होगा और आप उसको सर्च करिएगा। मुझे तो आप लोग को ऑप्शन आएगा तो मैं आप लोग को कर दूँगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है 26 सितंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये गाइडलाइन चल रहा है हमारे सर के माध्यम से होता है, लेकिन आज नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोग को जो क्वेश्चन का था, गर्म और शुष्क को परिभाषित करता है। लू जो परिभाषित करता है ऑप्शन में होगा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसा होता है। तो अगर आप लोग को फिगर में दिया होगा, जिस दिन आप लोग को ये आंसर किया आएगा उसी दिन आप लोग को मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही फिगर दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर जो होता है ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर कहीं आप लोग को बना के दिया गया होगा तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ एनर्जी बोला जाता है ना। चटगांव सशस्त्र, जो चटगांव सशस्त्र विद्रोह हुआ था, अगर उसका नेतृत्व नेता पूछे तो ये सूर्यसेन थे। क्या से? सूर्यसेन। और 1930 में हुआ था, जिसमें आप लोग को महिलाओं ने भाग लिया था। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। ये पूछा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ दिया था। अगर आप लोग को पूछते एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूछते, ब्यूटाइन का पूछते हैं, क्लोरीन तो सभी को याद होगा। तो ये सूत्र भी मतलब पहला शिफ्ट में तो नहीं दिया था भाई, थर्ड शिफ्ट में ही आप लोग को पूछा है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग टोटल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं सजेशन नहीं दूंगा। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेरोडोमन मॉडल पर आधारित। और यहाँ पे दिया गया है पंचवर्षीय योजना के बारे में। टोटल पंचवर्षीय योजना अभी तक आप लोग को लास्ट हुआ है तो 2000 तक ये हुआ है, मतलब आप लोगों को ये है, ठीक है ना। ये पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना यदि 5 साल के गैप होता है, इसमें आप लोग को 5 साल के गैप होता है। लेकिन यहाँ पे चौथा जो योजना था वो क्या, अवकाश 3 साल गैप हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल। उसके बाद फिर 4 साल का 1 साल गैप होगा, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 साल का गैप। तो ये आप लोगों को कुछ गैप वाला याद रख लीजिएगा, जिसे आप लोग को रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, छठी योजना को। तो ये आप लोग को देखिए रोलिंग प्लान। और पंचवर्षीय बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना में आप लोग को गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पंचवर्षीय योजना 74 से 78 में, जिसमें इंदिरा गांधी के समय ऐसा भी करके प्रश्न आता है। तो आप लोग को ऐसे लगा, ये टोटल PDF आप लोग को मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े रहेगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से लेके कर सकते हैं। अगर लगता है आप लोग को प्रीवियस ईयर का 25 रीजनिंग हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा, या मैथ हो जाए तो बेटर रहेगा, तो मैं आप लोग को लेकर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि कल से मैं आप लोग को वीडियो बना दिया हूँ प्रीवियस वाले। जय हिंद, जय भारत। साथियों, तो SSC CGL एग्ज़ाम एनालिसिस 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आप लोग को शिफ्ट विथ आंसर्स PDF डाउनलोड, आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन विथ आंसर कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आप लोग को आज का बना है मैं टाइप करके, और ये आज का जो भी प्रश्न रहा, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप इस नंबर पे जितना भी आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन बन पा रहा है, या आप रिकल कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, या आप उस एग्ज़ाम से देकर आए हैं तो कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन का, मैथ हो गया, GS हो गया, रीजनिंग हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इस पे आप सेंड कर सकते इस नंबर पे। बेशक आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिट कार्ड से रिलेटिव, यह इशू आप लोग को, ये जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकल रहा है, जिनका एग्ज़ाम 2-3 दिन में होने वाला है, यानी 11 का है, 12-13 का है, ऐसे करके आपका एग्ज़ाम है। तो आइए हम सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपका जो है कटअप का भी वीडियो तैयार हो चुका है, आप लोग कटअप अपना जो है देख लीजिएगा। और सबसे पहले आप जो शिफ्ट 1-2 का वीडियो जो नहीं देखें कल का, ये जो आप लोग का कल का मैं वीडियो दिखा देता हूँ। 9 सितंबर का टोटल PDF इसमें मिल जाएगा, 9 सितंबर का, जिसमें आप लोग को काउंटिंग करिएगा तो काउंटिंग से भी मिल जाएगा। आप लोग को विथ फिगर वाइज पढ़ाया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। जैसे कि भारत रत्न अवार्ड हो गया तो फिगर वाइज, जैसे कि लता मंगेशकर को मिलता 2001 में, तो लता मंगेशकर का फोटो और ये आप लोग को भारत रत्न का अवार्ड का इस टाइप का जो रहता है वो आप लोग को अवार्ड का जो ये जैसे कि पीपल का पत्ता का होता है, ठीक है ना। भारत रत्न अवार्ड आप लोग कितने क्षेत्र में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को शिफ्ट वाइज स्टार्ट हो जाएगा, केवल 9
2024। आज का भी मिलेगा आपका 10/9/2024 यानी 10 सितंबर 2024 का पेपर आपको मिलेगा। लेकिन तीनों शिफ्ट का कब मिलेगा, जब आप लोग को जैसे तीनों शिफ्ट खत्म हो जाएगा तब आपको पेपर मिलेगा। बेशक आप लोग ये अपना जो है जो दे कर आए हैं ना वही लोग मिलाएंगे तो आप लोग कंफर्म हो जाएगा। और एक बार यस लिख देंगे कि ये सभी प्रश्न था। देखिए इंग्लिश में भी लिखेंगे तो WPL हो गया, ठीक है ना। आज का मैं प्रश्न करा रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैं आपको करा दूँ। तो ये W का कल का है, तो टोटल आप लोग का प्रश्न देखिए ये ख़त्म नहीं होगा कभी। आप लोग का ये जो आप लोग का 75% जब तक नहीं होगा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि और आज का प्रश्न रहेगा 25 जो रहेगा GS का देखेंगे। बेशक आप लोगों को क्वेश्चन आज बहुत कम मिल पाया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे समय आप लोग को क्वेश्चन मिले। ये मैं आप लोग को मॉर्निंग में जो पढ़ाया था आप लोग को 5 ईयर्स प्लान से क्या क्वेश्चन आया था, तो एक बार यस लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही 5 ईयर्स प्लान के बारे में जिक्र किया था और 5 ईयर प्लान के बारे में बताया था। और वही शब्द मैंने बताया था जो शब्द आप लोग को इस बार इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, आप लोग मिला के देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था मॉर्निंग में अगर क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या आपको 5 ईयर प्लान में कौन सी योजना में आप लोग को गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो इसमें आप लोग क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछ लिया है। कुछ देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि जो मॉर्निंग का क्लास देखिएगा उसको बेनिफिट हो जाएगा, 1 से 2 नंबर आपका बन जाएगा बिल्कुल। अगर डेली मॉर्निंग का क्लास देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन 100% बनेगा उसमें। अगर आप एग्ज़ाम दे कर रहे हैं वो आप ही बताएगा, दूसरा कोई भी आप लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आया है बंदा वही आप लोग को जानेगा कि एग्ज़ाम का टाइप क्या था। देखिए यहाँ पे टुडे एग्जाम एनालिसिस के बारे में सीजीएल टियर 1 जो है 10/9/2024 आप लोग को मैं लेकर आ चुका हूँ। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व जो आप लोग को DPSP का जो होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं नीति निर्देशक के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो होता है अगर यहाँ पे भाग पूछे, ठीक है ना, तो भाग पूछे तो आपको कौन से भाग में है, भाग आप लोग को 4 में आप लोग को नीति निर्देशक तो मिल जाएगा। और भाग 2 में आप लोग को मिलेगा नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में। भाग 3 में मिलेगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में आगे है मैं बताऊंगा। और यहाँ से आप लोग को जो आप लोग को 36 से 51 के बीच आप लोग को DPSP है उल्लेखन है 51 के बीच। और ये पूछा गया था किस देश से लिया गया, तो ये आयरलैंड से, आयरलैंड से। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है आंसर देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा। बेशक आपका लैंग्वेज थोड़ा सा बदल सकता है और आंसर आप लोग का वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ा मान लीजिए टाइप करके हो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ, ना कोई टाइप कर पाएगा। अगर यहाँ पे झूठ बोलूँगा हूँ मैं टाइप करके लेकर आया हूँ वही प्रश्न है, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन आप लोग को नहीं और ना ही लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं हूबहू कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं जो लिखा हूँ वही बोलूँगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तो गया था, कहीं भी आप लोग देखिएगा DPSP के बारे में पूछा गया है और DPSP के बारे में मैंने जिक्र कर लिया है। अब आपको चलते हैं 5 ईयर प्लान, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में है, तो देखिए 5वीं योजना में है, जिससे मैंने आप लोग को मॉर्निंग में ये आप लोग को दिखा देता हूँ 25%। यहाँ पे आप लोग सभी लिस्ट लगा दिए, चाहे तो आप देख सकते हैं, जब देखिएगा तभी समझ आएगा। देखिए पहली योजना 51 से 56, पहली तो याद ही रखना है 51 से 56। और बहुत लोग अभी इस तरह क्वेश्चन घुमा दें, पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हमेशा तो आप लोगों को गाइडलाइन जो होता है योजना का जो अध्यक्ष होते हैं ये तो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और द्वितीय के बारे में 56 से 61, तृतीय पूछे तो 61 से 66 के बीच रहेगा। और योजना अवकाश आप लोगों को कितना दिन का मिले, 3 साल का योजना अवकाश था, इसको आप लोग गैप करके छांट देना, ठीक है ना, इस गैप को छांट देना है, ठीक है। चौथी योजना आप लोग को केवल ये आप लोग को 5 साल चला, उसके बाद फिर 4 साल चल गया, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान आ गया। नीचे जो छठी योजना जो रोलिंग प्लान, तो ये पूछा था 5 ईयर प्लान मतलब कौन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो आप लोग को 5वीं में दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब अकबर के समय पूछा था, अकबर के नवरत्न इनमें से नहीं थे, तो नहीं थे इसमें सभी मिला लिए, और नहीं वाला आप लोग उसमें से काट दिए होते। जैसे कि जो याद है उसको मान लीजिए, राजा बीरबल आपको याद होगा, मियाँ तानसेन भी याद होगा, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मान सिंह, क्योंकि राजा मान सिंह याद होगा, राजा टोडरमल तो ये सभी को याद होगा, क्योंकि टोडरमल आप लोग को राज्य वित्त मंत्री, और ये मैंने मॉर्निंग में क्लास ये भी आप लोग को दिया था, चाहें तो आप देखें या ना देखें, मॉर्निंग में आपको दिए थे। राजा टोडरमल जो थे आप लोग को अकबर का भू राजस्व संबंधी थे। मूला दो प्याज, फ़कीर जियाउद्दीन अब्दुल रहीम खाना, ये भी आपको दिया गया था।
तो इसमें से आप लोग को अगर एक दे दे, बंदायूं ही कर दे तो बंदायूं नहीं था, चाहे कोई अलग आप लोग को दे दे। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में दिया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछा गया होगा तो मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र कर देता हूँ, उल्लेख कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई शिफ्ट में दिक्कत ना हो, मौलिक अधिकार से कोई प्रश्न आए तो छूटे नहीं। तो मौलिक अधिकार ये आप लोग सबसे पहले USA से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अब ये पूछे भाग कितना में है, तो भाग आप लोग को 3 में है। कितना में? भाग 3 में मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, भाग 3 में। ये हो गया मौलिक अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकार कितना है, तो 12 से 36 के बीच आप लोग को मौलिक अधिकार। इसके बाद ये मौलिक अधिकार जो है आप लोग को, अगर आपको संशोधन पूछे कौन सा संशोधन द्वारा जोड़ा गया घटाया गया, तो ये आप लोग को जिक्र करेंगे, तो इसमें समय आप लोग को डिटेल से बता लेंगे तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग को मौलिक कर्तव्य जो है आप लोग को, पहले मौलिक जो आप लोग कर्तव्य था 7, और ये अभी कितना है 6 वर्तमान में है। मौलिक कर्तव्य से हटाकर कितना, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति को अधिकार को विधि का अधिकार बना दिया गया है, 300A में रख दिया गया है इसको, और भाग 12 से संबंधित जितना मुझे बन सका है क्वेश्चन मिला है मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अभी इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा आप लोग को टोटल 50 तो नहीं 45 प्रश्न या 40 प्रश्न में लाने का प्रयास करूँगा, वहाँ से जो आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो ही आप मिला लें। फिर अपने भाइयों को भी बताएं कि यहाँ भी सटीक जानकारियाँ और बेस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन मिल रहा है उनका जो एनालिसिस कराया जा रहा है। ज़रूर जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से। अब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो पर व्यक्ति का इनकम जो आंकड़ा किए थे, दादा भाई नौरोजी। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया होगा तो इसी से रिलेटिव मिजो नृत्य किस राज्य से संबंधित हो, ये तो मणिपुर नहीं मिजोरम से। या ये टोटल प्रश्न आपका जो है आज का जो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये आप लोग को फर्स्ट एग्ज़ाम 10 सितंबर का आज है, फर्स्ट शिफ्ट का। जैसे आप लोग को दोनों शिफ्ट तीनों शिफ्ट का हो जाएगा, टोटल मैं 75% आप लोग क्वेश्चन करके दे दूँगा, ज़रूर ले लीजिएगा। और यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को CGL का ही है, स्पेशल देख लीजिएगा वो भी। जय हिंद जय भारत। साथियों, SSC CGL एनालिसिस 11/9/2024 टुडे एग्जाम पेपर सॉल्व क्वेश्चन विथ आंसर्स 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूरा पेपर, मतलब जो भी प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये पेपर आप लोग को GS का प्रश्न जितना भी प्रश्न बना है फर्स्ट शिफ्ट का, 25 में से जितने भी प्रश्न मुझे मिला है मैं आपको लेकर यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं डिटेल्स यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले आप लोग तो यदि जिनका भी एग्ज़ाम था वो शेयर करेंगे फटाफट, और आपने जो आंसर GS का प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से जो भी पूछा गया है मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे PDF को लेना चाहते हैं तो PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री है, आप लोग वहाँ से जाकर अपना PDF लेकर आंसर जो अपना मिला लीजिए कि आज का पेपर में क्या क्या प्रश्न, कैसा प्रश्न, लेवल क्या ये रखे हुए। ये ऐसे कुछ प्रश्न जो आ रहे हैं CGL के, तभी देखा जाए। देखिए प्रश्न कुछ ऐसे, कहने का मतलब है कि मेरा कि ईजी टू मॉडरेट सभी लोग बोल रहे थे। देखिए ईजी क्या होता है, अगर मानिए 25 क्वेश्चन में से सभी कैंडिडेट को 5 से लेकर 10 तक जो भी पढ़ कर गए हैं ये तो बना लेते हैं, जो लोग 15 तक पहुंचते हैं उनको ही बोला जाता है, उसे ही इजी बोला जाता है, ठीक है ना। 15 और 18 20 तक आप लोग जैसे बोले लगे इजी, और 5 ऐसा सवाल रहेगा कभी जो है अब नहीं देखे ना सुने होंगे, वैसे वैसे सवाल देखने को मिलेगा। तो मतलब उसमें 7 और 9 प्रश्न देखा जाएगा, ऐसे प्रश्न जो डिफ़िकल्ट रहेंगे। GS का मैं प्रश्न बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैथ का जो हो गया, देखिए मैथ में तो सभी लोग क्या करते होंगे 15 तक इजीली चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, जैसे 20 तक पहुँचने में उनका हालत ख़राब हो जाएगी। रीजनिंग में करेंगे तो रीजनिंग में आप लोग 18 से 20 तक आप लोग करेंगे, इजीली 2 करेंगे, और जैसे आप आगे जाइएगा तो आपका टॉप हो जाएगा। इंग्लिश का भी वही हाल है, 15 तक प्लस जैसे पहुँचिएगा आपका
हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह हमें लाना है कितना, 65 प्लस करके आना है, 70 प्लस करके आना है, बस इतना क्वेश्चन हमें लाना है। कितना, 100 में हमको 30 क्वेश्चन छोड़ देना है, जो सही बन रहा है उसको बनाना है, सही जो आ रहा है उसी को हमको कवर करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तो हम सभी कवर कर लेते हैं, सभी कवर करते हैं, तो उसमें देखते हैं जिस पे डाउट है वो भी मारते हैं, जिस पे डाउट नहीं है वो भी मारते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से बात करें, 4 ऑप्शन में आप लोग को सबसे पहले ऑप्शन को एलिमेंट करना होता है, कौन सा ऑप्शन कहाँ किस टाइप का और किस माध्यम में जा रहा है उसको छांटना होता है, ठीक है ना। तो छांट आइए 11 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न हम देखते हैं पूरा पेपर। सबसे पहले फटाफट शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास, फ्रेंड पास जिनका एस एस सी का एग्जाम है या एग्जाम दे दिए हैं, और उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या ये पेपर में आया था कि नहीं। चाहे आप लोग देख ही रहे होंगे लाइव आप लोग वीडियो के माध्यम से या कोई, ये पेपर आप लोग को देखकर सेंटर पर जाने के बाद कोई भी कैंडिडेट जो होता है सेंटर से पूछा जाता है कौन सा पेपर कैसा आया था, और जो बताना चाहते हैं इस माध्यम से भेज देते हैं। ये जो आप लोग को यहाँ पे ये जो आप लोग को पेपर के माध्यम से भेज देते हैं, ठीक है ना, इसके माध्यम व्हाट्सएप के जरिए आप लोग सर्च करके इस पर टाइप करके भेज देते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, टाइप करने के बाद टोटल आप लोग को पेपर लेकर आ जाता हूँ। तो आइए मैं पहला प्रश्न को पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न आप लोग को, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। यहाँ बात हो रही है भरतनाट्यम की, ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है, तो ये किस राज्य का नृत्य है, डायरेक्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि भरतनाट्यम का कलाकार के बारे में नहीं पूछा है, सीधे पूछा गया कि किस राज्य का नृत्य है। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अगर आपको यहीं पे पूछे मोहिनीअट्टम पूछे, कथकली पूछे, कली, तो ये दोनों नृत्य आप लोग को याद रखना है केरल, ये दोनों केरल याद रखना है, इसको भी याद रखना है। केलुचरण महापात्र के बारे में पूछे तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम से पूछ दिया है तो मेरांडी शाड़ा भाई अगर पूछा गया होता, किस व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से पूछा गया था तो ये हो जाता। बट यहाँ पे डिटेल्स जो भी मुझे आता है याद, मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। सिलवासा के अंतर्गत आता है। देखिए सिलवासा पूछा गया था क्या पूछा, लेकिन ऑप्शन आपको मेढक दिया होगा, मछली दिया होगा, मोलस्का दिया होगा, इकेंडोमीटर दिया होगा, तो ये आप लोग अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज में है, इसलिए मैं आप लोग को छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में अगर करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो जरूर मैं आप लोग को क्लियर करूँगा। बहमनी शासक के बारे में पूछा गया था, लेकिन ये नहीं पूछा गया था बहमनी शासक इनमें से कौन नहीं था, या बहमनी शासक कब से कब था, या बहमनी शासक का सीमित क्षेत्र कितना था। तो आइए हम डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। बहमनी सल्तनत का विस्तार इस प्रकार था, ठीक है ना। बहमनी यह दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था। कौन था, इस्लामिक राज्य था। और पूछे कि दक्कन का इस्लामिक राज्य कौन था, तो बहमनी शासक का, जिसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। बहमनी की स्थापना पूछे तो बहमन शाह ने, और कब हुआ था तो 1337 में। ये क्लियर दोनों हो गया। स्थापना करने वाला अलाउद्दीन बहमन शाह था, और 1347, और इसकी राजधानी जो बनी थी आप लोग को 1347 से 1325 में होशंगाबाद, अब गुलबर्ग। जैसे कि बहमनी की राजधानी विदर्भ या गुलबर्ग, उसके बाद मोहम्मदाबाद, अब विदर्भ। मैंने बताया था बहमनी का अगर या तो गुलबर्ग दे दे और नहीं तो विदर्भ दे दे, दोनों में से कोई एक आप लोगों को करना। लेकिन कब करना, 1337 से 1425 तक रहे तो आपको गुलबर्ग रहेगा, और बाद में उसके रहेगा तो ये विदर्भ। अगर इससे पूछे तो ये डिटेल्स अंक दे, तो डिजिट देगा तो ऐसे बताएंगे। और यह राज्य 1518 में विघटित हो गया। इसके बाद मतलब दोनों अलग अलग पार्टों में बढ़ गया, और ये गोलकोंडा, बीजापुर, विदर्भ, बीरर और अहमदनगर जैसे राज्यों का उदय हुआ था। इसी में पूछा था बहमनी राज्य के कितने भागों में विघटित हो गया था, या कितने कौन से भाग नहीं था। तो इन 5 भागों में से एक नहीं होगा जिसको हम टिक मार लें। कितने भागों में बट गया, तो 5 राज्यों में बट गया था। विघटित जब हुआ था 1518, मतलब इसको विभाजन हो गया तो 5 राज्यों में बट गया, दक्कन सल्तनत कहा गया। उसके बाद दक्कन सल्तनत के बाद बहमनी सल्तनत का प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी सल्तनत ने दक्कन क्षेत्र में इस्लामिक शिक्षा और कुरान का जप बड़ा, मतलब इसमें क्या बढ़ावा दिया, शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा और कुरान के बारे में इसने बढ़ावा दिया। बहमनी सल्तनत के दौरान 4 मीनार, गुलबर्ग का किला, गोल गुंबज और स्मारक बनाए गए। तो इसमें कौन कौन से स्मारक बनाए गए थे, 4 मीनार बनाए, 4 मीनार हैदराबाद, गुलबर्ग बनाया था, किला, गोल गुंबज बनाया गया था, और
नीचे देखते हैं, बहमनी सल्तनत के सुल्तानों में साहित्य और संगीत काफ़ी रुझान थी। बहमनी सल्तनत के दौरान छात्रवृत्ति के साथ गरीबी को भी बढ़ावा देती है, उसको क्या करने निकलने के लिए दिया क्या। अब यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर नेतृत्व का किस राज्य में स्थित है, तो ये कई शोध संस्था पूछा है। तो शोध संस्था ये तो उसका पुणे में है। देखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो शोध संस्था है पुणे में है। अगर हम ऐसे एक कुछ लड़के बोल रहे थे जो मणिपुर से रिलेटिव, तो ये सब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जो भी था ये प्रश्न था, ठीक है ना। श्रीलंका से अगर सीमा बनाने वाले देश पूछे जाए, देखिए आपको भारत द्वीप बनाता है और एक मालदीव बनाता है। ये समुद्री सीमा बनाने वाले एकमात्र है जो भारत से बनाता है। जो आप अगर ये जो अलग होता है तो ये पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है या अलग करता है, तो पाक जलडमरू ही इसको अलग करता है। अब यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया हाल ही में, तो ये देखिए वहीदा रहमान आप लोग को अगर 54 करके पूछा गया होता तो, नहीं तो सबसे पहले दिया गया था। तो इसे आप लोग को इसका स्टार्टिंग जो हुआ था 1969 से, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये अलग अलग अगर आपको ईयर दिया होगा तो अलग अलग बताना होगा। 23 पूछे तो 23 की बता देना था, सबसे पहला दिया गया था। तो ये आप लोग को महिला में पूछे, फर्स्ट पूछे पुरुष में, तो ये अलग अलग आपको बताना था। तो यही इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा ईयर का पूछा था। ओलंपिक खेल से संबंधित, ओलंपिक खेल से संबंधित मैं बता देता हूँ। ओलंपिक सबसे पहले ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हो रहा था आप लोग, इसमें 32 खेलों और ये पेरिस में आयोजित हुआ। और टोटल आप लोग इसमें अगर भारत का रैंक देखा जाए 71 रैंक पे, यूएसए सबसे टॉप रैंक पे था। यूएसए सबसे टॉप 40 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया, वो भी आप लोग को भाला फेंक में, जो आप लोग जेवलिन थ्रो। और इस 7 अगस्त को भी भाला फेंक दिवस और हस्तकरघा दिवस भी मनाया जाता है। तो इतने मैं आप लोगों को फटाफट जो रिवीजन और फटाफट में जो बोल देता हूँ उसको सुन लीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि नोट्स कर रहे हैं और ये टाइम लगे आपको, ये नहीं, मेरा पास इतना ये नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग देखिए जो सुनिएगा वही आप लोग वहाँ जाके लिखिएगा। ये पूछा था 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, या पूछे संविधान दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी को। क्रिकेट से संबंधित था, तो क्रिकेट से संबंधित मैं आप लोग को नीचे यहाँ पे दे दूँ। अगर ओलंपिक के बारे में और जानकारी चाहिए तो बोलिएगा, तो मैं और इसके डिटेल्स जानकारी लेकर, मतलब इसमें आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए तो डिटेल्स पढ़ना है तो डिटेल्स बोलिए। जैसे कि शुभंकर पूछे, शुभंकर आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो फ्रीज इसका शुभंकर था, फ्रीज इसका शुभंकर था, जिसमें आप लोग को लाल टोपी से प्रेरित था, ठीक है। नीचे देखते हैं हम, और इसमें शुभंकर में प्यारे जो आप लोग क्या बताइए, पंडा, ठीक है ना, पंडा का एक बनावटी का आकार दिया गया था। 26 जनवरी तो बता ही दिए, संविधान दिवस। क्रिकेट संबंधी देखा जाए, अगर हाल ही में जो आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो पूछा गया होता 2024 विश्व कप की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने किया था, ठीक है ना। तो वेस्ट इंडीज़ और 2024 T20 वर्ल्ड कप का मेज़बानी या होस्ट करता देश कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। 2027 में कहाँ होने वाला क्रिकेट, तो ये आप लोग को है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 26 का पूछे तो 26 वाला आप लोग को यहाँ है। विश्व भारत में श्रीलंका और श्रीलंका की मेज़बानी खेला जाएगा। 28 में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और 30 में, तो इस तरह आप लोग को अगर पूछे तो बताइएगा, अन्यथा नहीं तो थोड़ा बहुत रिकॉल करके याद करके रखिए, क्या मालूम कब क्या पूछ देता है, कोई मालूम नहीं। मोहम्मद गजनबी सबसे पहले आक्रमण भारत में किया था, तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। टोटल आप लोग को 17 बार आक्रमण किया था, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण तो जो था उनका 1025 का जो आप लोग सोमनाथ मंदिर पे लास्ट में लूटा था, ठीक है ना। एक ये लास्टवा मतलब उनका थी था, लूटा था मोहम्मद गजनबी वाला, लास्ट लूट रहा था वो, ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनबी कुल पूछे 17 बार आक्रमण। सबसे ज़्यादा आक्रमण जो आप लोग किस राज्य में किया, तो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है सबसे ज़्यादा उसको लूटा था, सोमनाथ मंदिर को। मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला आपको मोहम्मद गजनबी के साथ में जो आप लोग को आया था उसके जो आपका HW रहेगा, जिसे आप लोग को बताना होगा। और मैं आप लोग को सही समय के साथ आपको 12 मिनट में आप लोग को मैंने ख़त्म कर दिया। तो यही है आपकी क्वालिटी, ठीक है ना। अब ये डिटेल्स आप लोग को देखना चाहें, फैक्ट है जो भी है आपको वहाँ मिल जाएगा।
जो भी क्वेश्चन मुझे मिलता है यहाँ पे सटीक जानकारी के साथ, और आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं है तो बिल्कुल आप अपने पहले दोस्तों से पूछे या कहीं एनालिसिस लाइव हो रहा है उससे पूछे, तभी जाकर जानकारी मिल जाएगा। नहीं तो ये से कोई जो वही सटीक बताएगा जो आपको देख रहा है। जय हिंद, जय भारत। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 12/9/2024 एग्जाम लेवल इंक्रीज टुडे टू हार्ड पेपर एसएससी सीजीएल टारगेट मार्क्स और एसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर एसएससी टीटी ईडी टू मॉडरेट टुडे एग्जाम लेवल ऑल कैंडिडेट्स अटेम्प्ट्स 75 सीजीएल एग्जाम लेवल का मैथ का लेवल और जो बेसिस है एग्ज़ाम का बेसिस आज का जो बेसिस पे देखा जाएगा कि एग्ज़ाम जो आप लोग को ईजी रहा कि मॉडरेट रहा, कैसा प्रश्न आप लोग को क्या कुछ आप लोग को इसके बेसिस पे आधारित प्रश्न आप लोग को लेके आ चुके हैं। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि पेपर आप लोगों को कैसे मिलता है यहाँ पे, और पेपर का जो बेसिस क्या रहता है और मैं कंटेंट कैसा देता हूँ इनमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझिएगा अपने आप में। ओके, तो हम आगे बढ़ने से पहले जो भी कहेंगे आप लोग को यहाँ पे बेस्ट और फैक्ट के साथ यहाँ पे जो भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा आपको मिलेगा। क्या आप एग्ज़ाम देने वाले आगे हैं तो ज़रूर इसको अवगत रहें, पढ़ के जाएँ और लेवल देखते रहें अपना। जो कभी भी आप लोग कोई भी सेंटर से जाके करा रहा है वहाँ से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स आप लोग को ये जीएस क्या बोलता है, जीएस बोलता है कि आप मुझे रिवीजन करो, जीएस क्या बोलता है कि आप मुझे रिवीजन करो, टेस्ट दो और डेली रिकल करो, तभी जाके जीएस संभाल में आएगा। और मैं 25 प्रश्न आप लोगों को मैथ का अगला सीरीज में लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी आगे चल के एग्ज़ाम्स में न हो, ताकि पहले ही आप लोग जो है एग्ज़ाम से रिलेटिव जो भी है देख ले। और ये क्वेश्चन आप लोग को टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसी से रिलेटिव आप लोग को फैक्ट मिलेगा। और ये आप लोग को कल का जो है सेट का प्रश्न है जो कल जो आप लोग को हुआ था 11 तारीख को वो मिल जाएगा, मतलब उसी से बेसिस पर आधारित है, ना कि आज की जो प्रश्न रहेगा एकदम एग्ज़ाम बेसिस। और मोस्ट टू एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं बिल्कुल उनसे बोले कि एग्ज़ाम दे के आए और पूछ लें उनसे क्या रहा है इस बेसिस में, ठीक है ना। तो लैंग्वेज वही रहेगा, टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन आप लोग का आंसर आप लोग को मिलाना होगा कि अपना जो कितना कर पा रहे हैं, मार्क्स कितना ला पा रहे हैं 25 प्रश्न में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो पहला सवाल है आपका टुडे एग्ज़ाम का, आज का पहला पेपर है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आज का जो भी प्रश्न कितना हम लोग सही कर पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल उल्लेख किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन से अनुच्छेद उल्लेख करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर माध्यम से, और पहला क्वेश्चन का माध्यम जो उपराष्ट्रपति, सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम उपराष्ट्रपति का पद जो होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे और जानेंगे कि उपराष्ट्रपति पद जो होता है ये जो आप लोग को अगर उपराष्ट्रपति बनना होगा तो पूछेंगे कि आप लोग का उम्र कितना होना चाहिए, यहाँ एज कितना होना चाहिए। तो एज से रिलेटिव अगर बात हो रही है यहाँ पे एज टू फैक्ट देखा जाए तो 35 होना चाहिए। तो आप लोगों को मन में होगा कि क्या राष्ट्रपति अगर बनने लायक होगा तो कितना हमको एज चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए कितना हमको एज चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए एज भी बता देते हैं। ये सब बेसिक है, बट आप लोग को रिकल रहेगा तभी नहीं याद रहेगा। जीएस का क्या होता है, याद रहता है, अभी सेट मारने बैठिएगा ऑप्शन दे देगा, भूल जाइएगा उसी में। ये क्या होता है 35 हो गया, ठीक है ना, इन दोनों का 35 होता है। ओके, मैं इन दोनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अगर त्याग पत्र देना होगा तो ये आप लोग को अपोजिट है, मतलब उल्टा विपरीत है, मतलब ये इनको देंगे और उनको राष्ट्रपति उनको देंगे। अगर इनका पद अगर गैप रहता है तब जाके उच्च न्यायालय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय वो दिया जाएगा। ओके, यहाँ हो गया उपराष्ट्रपति संबंधित इनका एज। अब आर्टिकल ये कहता है, आगे जो बताया जाएगा, ये भारत में जो राज्यसभा का एक पदन अध्यक्ष होगा, वो क्या हो, कौन से होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति होंगे। पदन अध्यक्ष मतलब राज्यसभा का पदन अध्यक्ष जो होगा उपराष्ट्रपति। और यहाँ पे कार्यकाल होता है 5 साल का होगा, कार्यकाल 5 साल का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को है, भारत के संविधान के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद में जिनमें शामिल है 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और 52 में क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। इसमें से एक हटा लीजिए, इसमें से एक हटा लीजिए, मैं इससे रिलेटिव याद रखा हूँ। अगर 52 पूछता है तो राष्ट्रपति होगा, और 53 में शपथ वगैरह, 53 में कार्यकाल, 54 में कार्यकाल, 55 में, ऐसे करके आप लोग को दिएगा। मैं उपराष्ट्रपति के बारे में अभी ना कि आप लोग को। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग को जो है। अब 63 के बाद 64 ये हमें दिया गया उपराष्ट्रपति का संविधान भाग 5 में शामिल है। तो अगर उपराष्ट्रपति से रिलेटिव पूछा जाएगा कि कौन सा भाग है उसमें, तो भाग 5 है। तो भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है,
भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें आप लोग को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद 64 के बारे में देख लेते हैं। तो इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, उससे पदन सभापति होना चाहिए। तो यही कहा गया, मैं बता रहा था कि 54 में अगर आपको जानना होगा तो 54 ये कहता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होगा ना, वो राज्यसभा का जो सभापति का जो यहाँ पर दिया सदस्य का पदन अध्यक्ष होगा या पदन सभापति होगा। 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य साथ में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगर पूछ दे कि उपराष्ट्रपति के जो आप लोग को इलेक्टोरल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा का निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। तो 3 इसमें व्यक्ति भाग लेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 67 यानी 67, इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पदअवधि का वर्णन है। ये संविधान का भाग 5 में, मतलब इसमें पदअवधि का वर्णन, मतलब इसमें अवधि दिएगा कि टाइमिंग दिएगा, काल कितना रहेंगे। और यहाँ पे आप देखिए 56 हो गया, अनुच्छेद 56। ये अनुच्छेद 56 में मुताबिक भारत का उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए पद पर रहता है। 68 में क्या कहता है कि अगर इस अनुच्छेद में मुताबिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर त्याग देना होगा निष्कासित अन्य कारण से हुई रिक्त भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। इसमें आप लोगों को दिया गया है ललिता किस राज्य का चित्रकला है? ललिता है, तो चाहे एक कलमकारी हो गया तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो ललिता महाराष्ट्र का हो जाएगा। पन्नालाल घोष किस वादन संबंधित थी? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया वाद्ययंत्र बांसुरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलता है। तो ये आप लोग मुझे क्वेश्चन आप लोग कन्फर्म नहीं हो पाया है, इसलिए मैं इसको अभी आप लोग को छोड़ता हूँ। तो अगर राइट होगा तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। जबकि ये कोंकण तट या पूर्वी तट मालाबार तट, इससे अगर पूछा गया तो जैसे मालाबार तट केरल में हो गया, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। तो अगर ये पूछा गया होता तो मैं बता देता, और मिलन स्थान भी पूछा गया होता तो नीलगिरी का जो स्थान होता है ये जो वाला यहाँ पे मिलते हैं। दोहरी आरोप किस अनुच्छेद का उल्लेख है? जैसे कि ये भी एक आर्टिकल है जिससे आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल सका। बच्चों को मुख्य शिक्षा अनिवार्य लागू हुआ कब? तो 2010 में बच्चों को मुख्य शिक्षा अनिवार्य लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम्यानी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो काम्यानी जो लिखा गया था उसका लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। किस राज्य का मौखिक नृत्य टप्पा है? किस राज्य का है? तो पंजाब का। आइए कुछ अलग राज्य का हम देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, जैसे कल का जो सेशन रहा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा, कल मैंने पढ़ाया था, और ऐसे जो एग्ज़ाम सेंटर से बता रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि मतलब ये आप लोग पूछा गया था और एग्ज़ाम के दिन में बताया गया था। बस मैं बेसिस पे जो होता है पढ़ा देते हैं। इस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य भारतनाट्यम नायक नायिका प्रसंग पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो ये भारतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु का है, और ये इसमें क्या होता है, नायक नायिका प्रसंग पर आधारित कविताओं के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का देखा जाए, उत्तर प्रदेश का कथक होता है, ठीक है ना। ये एक प्रसिद्ध नृत्य है उत्तर प्रदेश का कथक, याद रखिएगा। जैसे कि कथक का ये कार्यकर्ता जो होते हैं, इसका प्रदर्शन करने वाले जो पंडित बिरजू महाराज थे। केरल का क्या हुआ? केरल कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल का है, कथकली और मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध नृत्य, यह भारत का 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और भाषाएं कितनी हैं? तो 6 हैं, लेकिन अभी 3 भाषाएं को जोड़ा गया है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद गए थे, दौरा पे थे विदेश के, तो उसी समय एक फारसी जो है उसको जोड़े। असम का तो सबसे नवीनतम नृत्य पूछा जाए तो ये असम का है, क्षत्रिय नृत्य जो शंकरदेव इसके मुख्य। मणिपुर का क्या हो गया? मणिपुर प्रसिद्ध नृत्य। गुजरात का गरबा डांडिया, ये दोनों प्रसिद्ध नृत्य है जो आप लोग को ये नवरात्रि में देखने को मिल जाएगा।
पंजाब का भंगड़ा और गीधा ये प्रसिद्ध नृत्य है। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद एकमात्र ऐसा युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति थे। एक तो कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? तो 3 पुस्तकें में से अगर आपको इनमें से कोई एक दिया गया हो, जिसमें आप लोगों को नगानंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, जैसे कि प्रियदर्शिका और अशोक का भी इसमें मूल्य नाम करके ऐसे दिया था, दिया नाम, चाहे अशोक के प्रियदर्शी के नाम से भी। तो एलोरा गुफाएं किस राज्य वंश ने बनाया था? तो ये राजवंश ने बनाया था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी और ये दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे। सोहराय किस राज्य का फसल उत्सव नहीं है? इसमें सोहराय अगर आप लोग किस राज्य में से नहीं है, एक ऑप्शन दिया, जैसे झारखंड इसमें दे दिया गया है, पश्चिम बंगाल भी, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी, बिहार भी। तो इसमें 2-2 ऑप्शन, 3-3 ऑप्शन करके दिया गया होगा, चाहे इसमें से एक 3 ऑप्शन देकर और एक राज्य अलग दिया गया, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उनमें से नहीं होगा वही लोग नहीं होगा। बाकी इन 3, 4, 5 में होगा। बिहार में भी होता है सोहराय, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में, तो पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 उल्लेख है। तो 119 में क्या है कि वित्तीय कार्य का उल्लेख है, मतलब वित्तीय कार्य संबंध में उल्लेख है। जैसे वित्तीय के देखा जाए 112 में वित्त विवरण का उल्लेख है और इसके प्रक्रिया का संसद की विधि द्वारा विनिमय 119 में। अब यहाँ कहा गया है कि दिल्ली का प्राचीनतम नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीनतम नाम इंद्रप्रस्थ था और उसमें कि महाभारत के समय करीब 1400 ईस्वी पूर्व पांडव यहाँ रहते थे और इसलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इसलिए राजसों के मुताबिक महाभारत के मूल प्रस्तावना में भी इसे उल्लेख किया गया। सरस्वती सम्मान के लिए पूछा गया था, सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सरस्वती सम्मान ये किस में दिया जाता है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी आप लोग को भाषाएं के 22 भाषाएं का उल्लेख मिलता है संविधान के 8वीं अनुसूची में। अब तो यहाँ देख लेते हैं, सूचीबद्ध किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि फाउंडेशन के बिरला द्वारा, इसमें आप लोगों को राशि भी दिया था कितना, ये सब मैच में है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है किस फाउंडेशन द्वारा, ये के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है ना। सरस्वती सम्मान आपको याद रखना है। और ये किस में मिलता है? तो भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य कृतियों के लिए, जो भाषाएं में अलग अलग कृतियाँ अगर लिखते हैं, अगर कोई साहित्य कृतियाँ को में दिया जाता है, ठीक है ना। इनका नाम भारत की ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर पड़ा। यह पुस्तक भारत के शीर्ष साहित्य पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत पूछा जाए तो 1991 में शुरू किया गया था और सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति प्रस्तावित पत्र और प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपये राशि दी जाती है। इसमें आप लोग को कि सरस्वती सम्मान जो पाने वाले व्यक्ति का साल दिया जाएगा, प्रस्तावित पत्र दिया जाएगा, प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा और 15 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। शुरुआत 1991 में किया गया था। सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था ये भी देखेंगे। इसमें सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले चयन करने के एक समूह बनाया जाता है, जिसमें आप लोग को शिक्षाविद, पुरोहित, विजेता शामिल होते हैं। इस पुस्तक के लिए पिछले 10 साल के प्रकाशित साहित्य कार्यों को ध्यान में रखते हैं। कितने साल? 10 साल। तो 2023 में मलयालम कावित्री प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और सबसे पहले शुरू में मिला था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था पहला सरस्वती सम्मान मिला। उन्होंने 4 खंडों में अपने लिखा था, ये आप लोग का है कुछ। तो ये आज का जो सेशन है, आप लोग को अगर फिगर वाइज पढ़ना होगा तो फिगर वाइज आप लोग को यहाँ पे मैं दर्शा दिया हूँ। आगे मैं फिगर वाइज लेकर आऊँगा, लेकिन ये सेशन आप लोग जिन लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए और देख रहे हैं वो ज़रूर एक बार देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं ये ओपनली मैं नहीं कर सकता हूँ ना। यहाँ पे आप लोग को जो आप लोग का मैं नहीं बोलता हूँ तो इतना मार्क्स आएगा, ये आएगा, मैं यहाँ पे जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना मार्क आ रहा है। बेशक आप लोग एग्ज़ाम हम भी ना ऐसे ही देखें कितना 75%, 80% सब लोग कह रहे हैं अटैम्प्ट, मतलब बस माइनस मार्किंग अब आने दो आंसर की, उसके बाद मालूम पड़ता है कौन कितना ऊपर जाता है नीचे जाता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। एसएससी सीजीएल्स का आज का जो पेपर जो है बेसिस के उसको अनुसार हम ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ का लेवल आप लोग को
और जैसे कि टोटल कैंडिडेट जैसे कि बता रहे थे कि मतलब 75 अटैम्प्ट कर पाए हैं, मैंने 80 अटैम्प्ट कर पाया, 60 अटैम्प्ट कर पाया, तो क्या इससे आप लोगों को लगता है कि क्या इन्होंने राइट अटैम्प्ट कर पाया? देखिए इसमें माइनस मार्किंग है, कोई 80 अटैम्प्ट जो है और 85 दवा कर रहा है, तो उनका जो कहना है अगर वही धुरंधर हो सकता है, मान लीजिए पहला शिफ्ट वाला तो होगा, जिस दिन पहला एग्ज़ाम हो उस दिन तो हो सकता है, बट इस बार जो एग्ज़ाम अब जैसे बढ़ते जाता है टाइम, उसका लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन का भी वो होना चाहिए ना। और आज का मैथ का जो लेवल है, मैथ से कितने टॉपिक से प्रश्न पूछे गए ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और यहाँ तक कि एसएससी एनालिसिस 10 तारीख को जो बताया गया है कि देखिए क्वेश्चन का जो जिक्र नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र करना और उनके अकॉर्डिंग एसएससी के खिलाफ होगा, इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे जो आप लोगों को मैं भी देखता हूँ एनालिसिस, उसके बाद ही इस पेपर को मैं तैयार करता हूँ। और ये पेपर आप लोग कहीं ना कहीं मैथ का लेवल में बहुत बेनिफिट होगा, और आप लोग समझ जाइए कि क्या इसमें कंटेंट आप लोग क्या सही है क्या गलत है, वो क्या इसमें राइट आप लोग को आज का पेपर है कि नहीं। आप लोग दे के आए एग्ज़ाम तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ओपनली मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो ज़रूर आप बताइएगा कि हाँ राइट है, इसमें आप लोगों को यही पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग अति शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला का सवाल मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन बन रहा है टाइम एंड वर्क से, जो भाई लोग बता रहे थे कि मैं किसी का एनालिसिस देखा तो यहाँ 2 क्वेश्चन आप लोग को बन रहा है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आप लोग अगर एग्ज़ाम देख रहे हैं तो क्या इसमें लैंग्वेज सेम है, बेसिस है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। हाँ हो गया। उसके बाद देखते हैं नीचे जो देखेंगे नेक्स्ट में ये जो टाइम एंड वर्क से देखा जाए 2 प्रश्न है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से देखने के बाद 2 प्रश्न शंकु से प्रश्न थे, शंकु से। उसके बाद साइन कोस से, इसमें है इंक्लूडेड आप लोग को क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है आप लोग का टाइम एंड वर्क से है, तो राम और श्याम एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब इनमें टारगेट है कि अगर आप 10 दिन 15 दिन तक पूरा काम करते हैं तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कारण आ गया, दिक्कत आ गई। उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन 2 दिन बाद श्याम छोड़ देता है। 2 दिन बाद क्या करता है, श्याम छोड़ देता है, और राम अकेले कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो आइए हम बेसिकली ट्रिक के साथ हम चलेंगे, ठीक है ना। और आप लोग को डिटेल्स देखना हो तो डिटेल ज़रूर कमेंट सेक्शन करिएगा कि सर इस टाइप का जो है जो मैसेज लेकर आइए, इसका एग्ज़ाम का जो मैसेज चल रहा है उसी पैटर्न पर लाइए, ताकि एग्ज़ाम में बैठे तो हमें हेल्पफुल मिले, बेनिफिट हो। बिल्कुल आप लोग को उस टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। 15 दिन तो यहाँ पे लिख देते हैं आर, ठीक है ना। और ये श्याम का कोडिंग है, आप लोग को एग्ज़ाम में जल्दी करना है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मैं आप लोग को इतना अटेम्प्ट करने के लिए बता दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है। बैठे अगर पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम तो ज़रूर आप लोग कुछ ना अच्छे करके आइएगा वहाँ से। तो इनका एलसीएम देखा जाए तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को मतलब 30 एलसीएम कैसे 30 हो गया, एलसीएम क्यों नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 15 और 10 कैसा अंक है जिससे आप लोग को 30 जो है इन दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको ये 60 भी आ जाएगा, 60 ज़्यादा हो जाएगा ना। कम से कम मिनिमम एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा और 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। इनका काम करने की कैपेसिटी क्षमता आ गई, यानी राम जो है 2 दिन में समाप्त कर देगा और ये 3 दिन में। टोटल मिलाकर कुल कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। लेकिन इन्होंने कहा कि हम कुल काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद क्या कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं काम को, क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो 10 काम किए हैं और छोड़ दिए हैं, लेकिन टोटल काम कितना है, 30 काम है। तो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 20 काम बच गया। अब क्या करेगा, अब राम अकेले करे तो राम का काम कितना है, अकेले राम करेगा तो राम का काम कितना है, 2 है। मैं 3 लिख रहा था, अगर श्याम पूछता था ठीक है, 3 तो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में कर देगा, ओके। अब आप लोग जो सोच रहे हैं कि अगर श्याम पूछा होता तो इसको क्या इंटीजर में आंसर देते, पूर्णांक में देते आंसर। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नीचे स्क्रॉल कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है, इसमें पूछा जाता है लॉजिकली जो आप लोग को मैथ भी था, जैसे कि आप लोग को शोषण क्षमता क्या है, ऐसा कुछ सवाल रहता है। मतलब 3 से 4 सवाल आप लोग को उसमें मिलेगा कि आपका जो है माइंड जो है वहाँ पे बैठे हैं तो किस प्रकार का काम कर रहा है, वो बेसिक बता रहा था मैंने। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये महत्तम 4 को आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन उसमें दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से महत्तम समापवर्तक में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। टाइप में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ भ बना लीजिएगा। समापवर्तक में से उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है।
तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो जैसे हाईएस्ट ऑप्शन देंगे 72 हो गया, और ये 90 हो गया, 96 हो गया, 60 हो गया, और ये 80 हो गया। तो 80 नंबर क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यही डिविजिबिलिटी नहीं होगा। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें आयत में दे दिया, जैसे कह रहा है इस परसेंटेज में है, आयत का सवाल है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई कम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, अगर कम से कम 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो L गुणे B होता है ये, और इसका परिमाप 2L प्लस B होता है। ओके, L प्लस B होता है। तो इस पे आप लोगों को सवाल है परसेंटेज के माध्यम से, तो इसको हम A प्लस बी का रूल्स लगा देंगे, ठीक है ना। तो लगाएंगे जैसे कि A प्लस बी रूल क्या होता है, देखिए A प्लस बी A इंटू बी डिवाइस 100। जैसे आप लोगों को माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है और लंबाई और चौड़ाई में 8% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस ही रहेगा, और ये वृद्धि रहे तो प्लस ही रहेगा। और 8 गुणे 5/100, ये 5 8 लिख दिए, और यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस में है। वैसे ये कितना होगा? 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और 40 हो जाएगा तो और मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा? 8 5 13, और ये इसको 0.440 कितना होगा? 13.40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप 13 में जब 0.40 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 13.41। ये आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से आप लोगों को या तो टाइम टेकिंग वाला सवाल उसमें रहेगा, जिससे आप लोग को लगेगा कि हाँ इसको छोड़ देना चाहिए, बट आपको टाइम मिल रहा है तो उसको ज़रूर करिएगा। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा लेंदी और फंसने वाला सवाल आ रहा है, ताकि आप लोग को टाइम के। तो यहाँ कह रहा है कि 49 का 15 का स्क्वायर है और -1 का भाजक है। तो -1 का भाजक है, अगर हम इसको क्या करते हैं? भाजक 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 तिहाई 12, कितना हो गया? 4 तिहाई 12, तो बचा कितना आपका पास? 3 बचा है। अब 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 81, और ये 9 ही होगा। अब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 आप लोग को जो देखेंगे ऑप्शन में क्या है, उसमें से या तो 24 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 48 होगा। तो आप लोग को डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल कहा है कि 149 और 144 का मध्य अनुपाती है। पाई चार्ट से कितना प्रश्न है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। पाई चार्ट से आपको डेली मिलेगा, प्रश्न डेली मिलेगा, ठीक है ना। बेशक आप लोगों को कैलकुलेट मिले, लेकिन आप लोग डेली मिला। कैलकुलेटिव सवाल हो लेकिन पाई चार्ट से डेली रहेगा। पाई चार्ट से कितना रहेगा? समानुपात और एवरेज देख लीजिएगा अपना, औसत से कितने प्रश्न आ रहा है। और कल आप लोगों को जिनका एग्ज़ाम होगा देखने जाइएगा, एग्ज़ाम तो खुद ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोग नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग कंटेंट तो देखिए। एग्ज़ाम दे के आइएगा तो मिलाते हैं, तो आप लोग को सेम बेसिस आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वही बेसिस रहेगा आप लोग को जो। अब आपसे मान लीजिए क्या छुपाना है, मध्य अनुपाती पूछा है, तो 169x 144, तो 169x बराबर x/144। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको कॉमन कर लेंगे, कहेंगे कि हम ये क्या होगा? x का स्क्वायर होगा, इधर मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना, डबल x, और ये कितना होगा? 169 × 144। तो ये स्क्वायर है, तो अगर रूट हम इसको करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। तो ये कितना है? 13 का और मल्टीप्लाई 12, 13 12 गुणे कर लीजिएगा, आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। कितना आंसर देगा आपको? 13 दूना के 26 हो गया, 13 दूना के 26, हार्सिल 2 और कैरिंग 2 हो जाएगा, और 13 2 कितना होता है? 15, 156 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पाई चार्ट से कितना प्रश्न है? पाई चार्ट से 3 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से दो प्रश्न आप लोग को टाइम एंड वर्क से मिलेगा। परसेंटेज से 3 प्रश्न आप लोग को रहेगा। लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, और CI से SI से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग को पाई चार्ट है। एक पाई चार्ट में आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग 10 से
13 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 10 के बीच 13 का। तो यही पाई चार्ट आप लोग का हो गया। अब एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से भी सवाल रह रहा है, तो साइन कॉस टेन से भी सवाल रह रहा है। इसे कह रहा है कि अब इसको हम इजीली बनाएंगे, ठीक है ना, इजीली हम सवाल इसको करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल देता है तो हम इजीली करेंगे, और नहीं तो हम छोड़ देंगे अगर नहीं आएगा तो, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर इस वैल्यू को करते, और स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या दिया है, स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो क्या किसी का ऐड जोड़ने से एक हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि साइन 30 और साइन 60 कितना देता है, 1 देता है मल्टीप्लाई, साइन 45 साइन 50 कितना देगा, 40 45 आप लोग को 1 देगा। इस प्रकार देखिए नीचे जो है आप लोग को 1 आ जाता है, तो आप लोग का मान कितना आ जाएगा, मान लीजिए 30 है और कॉस 40 है, तो कितना से ये आप लोग को 70 ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉस 30 और कॉस 50 मिलाकर 1 इसका भी हो जाएगा, कितना उत्तर आएगा, 1 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग का उसके बाद ये जीएस का जो प्रश्न है मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप जाकर टेलीग्राम को एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद पीडीएफ को ओपन करिए, ओपन करके चेक करिए, ठीक जैसे करिएगा तो आप लोग को उसमें सारा प्रश्न जो है, जैसे कि जो एग्ज़ाम देना है और क्या कहना है उन लोग को, मैसेज जो है ज़रूर मिल जाएगा। और वहाँ पे फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होता है पीडीएफ का, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, मूक भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी आपको सटीक जानकारियाँ है आपको टाइम से मिलती रहेगी, अवेलेबल कराते रहेंगे। बट आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अधिक भाइयों तक अच्छा से अच्छा जो आप लोग एग्ज़ाम बेसिस है, एग्ज़ाम है कंटेंट आप लोगों को मिले, ताकि लगे कि हाँ आपको कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। ओके, यहाँ पे सब डिटेल्स मिलेगा आप लोगों को, एक के साथ कई सवाल रहेगा अटैच उसमें, जिससे डाउट वाला सवाल भी क्लियर होता रहेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ डाउट वाला सवाल भी हो रहा है ख़त्म। जय हिंद, जय भारत। कम समय में ज़्यादा आप लोग को कंटेंट मिल जाएगा, लेवल आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। उससे क्या करना है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम अगर देते हैं तो किसी यूट्यूब और ये चीज़ पे ज़्यादा समय नहीं देना है, आप लोग अपने कंटेंट रिवीजन पर दीजिए। सबसे ज़्यादा अधिक जितना रिवीजन करिएगा, इतना रिवीजन कर सकते हैं, जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आप लोग का बेनिफिट रहेगा। तो जीएस क्या करता है, जीएस आप लोग को रिवीजन मांगता है, करंट भी रिवीजन मांगता है। तो जीएस और करंट दोनों को रिवीजन करते रहिए, और आप लोगों को अधिकांश जो है कभी करंट आप लोग को 2 से 3 प्रश्न आप लोग करंट को देखने को मिलेगा। तो जो लोग डिटेल्स डेली पढ़ रहे होंगे उनको करंट अफेयर्स डेली देखने को मिल जाएगा। बट ये मैं कहूँगा कि आप लोग का जो है जिनके भी एग्ज़ाम है आगे चल के बेस्ट ब्लॉक और डॉक्यूमेंट से रिलेटिव अगर कोई देखना हो, जिनके पास लगता है एंट्री टाइम में हमें दिक्कत होगी, तो एंट्री वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग को दिक्कत से दूर रहिएगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से अगर वीडियो देखने के बाद आपको हर तरह की समस्याएं वहाँ से दूर हो जाएगी एंट्री से लेकर। जेल एग्ज़ाम्स 13 सितंबर, शिफ्ट वाइज आंसर एनालिसिस, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस टुडेज, और ये आप लोगों को सभी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को इमेज वाइज मैं रख दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे और थोड़ा समझ में आए। अच्छा के बात अलग है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए जो बात की जाए, मतलब उसमें जैसे कि हम फिगर वाइज पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या होता है 99% हमें याद रहता है, ठीक है ना। जैसे कि हम कुछ देख लेते हैं तो देखे हुए चीज़ और एक रटी हुई चीज़ में बहुत अंतर होता है। ये मैं कहूँगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम था आज के मेमोरी बेस्ड पे मैं लेकर आ चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। तो ये नहीं है कि एसएससी का नियम जो है 10 तारीख का जो फ्लो की आदेश दिया था उसके अनुसार, और आप लोग जानते हैं कि कंटेंट आप लोग को क्या मिलेगा। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो ज़रूर मिलाएँ, और अपना जो है आंसर जाँच करें कितना आप लोग सही किए हैं वेबसाइट पर। तो ये कुछ आज का जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बट ये आप लोग को जो हैं जो एग्ज़ाम दे के आते हैं उनको तो मालूम है कौन कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहा है, और ये लोग मिला लेंगे। बट आप लोग सोचिए कि यहाँ जो भी कंटेंट मिलेगा उससे रिलेटिव आप लोग को मिलेगा, और उससे एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट मिलेगा वो आप लोग याद करके रखिएगा। कहीं भविष्य में आपको ऐसे सीजर का एग्ज़ाम देना है, मेंस का हो गया, या आप लोग को अदर जो भी आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं एस एस सी रिलेटिव, तो एस एस सी रिलेटिव आप लोग का भी छोड़ता नहीं, ठीक है ना। चाहे आप लोग कोई पोस्ट हो, वो अपना जो है TCS जो कंडक्ट करा रही है ना, उससे माध्यम से आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ये कंटेंट आप लोग को लिंक के थ्रू PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप
मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो ये PDF आप लोग को वहीं पे डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से अपना जो है मिला लीजिएगा कितना सही है और कितना गलत हुआ है, ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग को नंदी पुरस्कार, ठीक है ना। नदी पुरस्कार नहीं है, नंदी पुरस्कार। अगर नदी पुरस्कार होता तो बताते हम नदी पुरस्कार के बारे में, बट नदी पुरस्कार नहीं है, नंदी पुरस्कार है, ठीक है ना। नंदी पुरस्कार तो ये आप लोग को आंध्र प्रदेश जो है यानी आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। लेकिन क्यों दिया जाता है इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये तो हो गया पुरस्कार। नदी पुरस्कार दिया, नंदी पुरस्कार दिया जाता है तो किस राज्य में दिया जाता है, तो ये केवल आप लोग को आंध्र प्रदेश राज्य ही देती है। अब इसके बारे में जानते हैं। ये पुरस्कार का नाम लेपाक्षी में बड़े ग्रेनाइट बेल के नाम से रखा गया, जो तेलुगु लोगों को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक है। तो ये आप लोग को अगर पूछा जाए तो तेलुगु लोग के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक के लिए दिया जाता है तो नदी पुरस्कार। नदी पुरस्कार 4 श्रेणी में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। पहला श्रेणी है स्वर्ण, रजत, कांस्य और तांबा। ये 4 श्रेणियाँ इनका है, ठीक है ना। अगर आप लोग को कोई अच्छा उल्लेखनीय जो हो जाए तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, और स्वर्ण हो जाएगा, रजत हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा और तांबा हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखा जाए। हो सके नदी पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है, तो 4 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन श्रेणी होता है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ बात रह गई भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ पूछा गया था IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछा गया, तो इसकी स्थापना पूछे भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, दोराबाजी टाटा थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र ध्रुव बात्रा, नरेंद्र बात्रा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष पूछे, वर्तमान एक क्या होता है, आपका एग्जाम क्या होता है, एग्जाम जब भी होता है ना, अच्छा आप लोग क्या करते हैं, पहले और लास्ट यही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में कौन है और शुरू में फर्स्ट कौन है, तो यही आप लोग को आंकड़ा देखा जाता है। अब यहाँ बात आ गई राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम किस वंश का संस्थापक था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी मिसलेफ्ट हो सकती है। राजराजा प्रथम ये परांतक द्वितीय का पुत्र था, ठीक है ना। अगर बात किया जाए किसका पुत्र था, परांतक द्वितीय का पुत्र था। राजराजा प्रथम किसका पुत्र था, परांतक द्वितीय का पुत्र था। उसने बेगी के चालुक्य राजा, किसके, बेगी वंश था, बेगी के चालुक्य राजा था, मदुरा के पांड्य राजा और मालाबार के तट में सामंतों को हराया था। किस किस को हराया था, अगर पूछ दिया ऑप्शन में राजराजा प्रथम ने किन किन राजाओं को हराया था, किस क्षेत्र को, ये बेगी के पूर्वी चालुक्य राजा, मदुरा के पांड्य राजा और मालाबार तट को हराने वाला राजराजा प्रथम जो था। और इन्हें श्रीलंका पर भी क्या कहता है, उत्तरी भाग पर भी जीत कर इन्होंने राज्य मिला। अब बात हो गई संक्रमण तत्व की। संक्रमण तत्व जो होता है आप लोगों को किस ब्लॉक में रखा गया है, ये किस तत्व वर्ग है, तो ये आप लोगों को पूछे ब्लॉक का है तो ये D ब्लॉक का होता है, ठीक है ना। किस ब्लॉक में होता है, D ब्लॉक में होता है संक्रमण तत्व। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये आप लोग को जो है ये लास्ट वाला देख रहे हैं, इसको 18वें ग्रुप बोला जाता है। जैसे कि आप लोग को इसमें अक्रिय गैस आता है। कौन सा गैस आता है, अक्रिय गैस आता है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। याद कैसे रखना है, देखिए है न अगर कर 0 पर रन आउट, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। है ना अगर कर 0 पर रन आउट, ये 6 आप लोग को अक्रिय गैस याद रहेगा। और इसमें एक मात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो आप लोग को वायुमंडल में नहीं पाया मिलता है। तो कौन सा गैस है, ये रेडान गैस है, ठीक है ना। RN आप लोग को रेडान गैस है। रेडान गैस आप लोग को अब उपचार क्या होता है, कैंसर के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कैंसर का जो उपचार होता है ना उसमें यूज किया जाता है रेडान गैस का। अगर ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आप लोग का कौन सा तत्व हो जाएगा, रेडान हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ से। है ना अगर कर 0 पर रन आउट याद रख लिया, HE से है ना हो गया, 9 से है ना, AG से R से अगर कर, आर्गन से KR से क्रिप्टन हो गया, है ना अगर कर से क्रिप्टन हो गया, से जेनॉन 0 पे रेडॉन आउट ये होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग 6 संख्या याद रखना है, ठीक है। अगर इनको बात की जाए सबसे हल्का, ये हीलियम जो है आप लोग को हलीना के रूबी सर्कस से फरार, ये भी याद रखते हैं आप लोग को। पहले तत्व जो याद करते हैं हलीना के रूबी सर्कस, स्क्रैनियम, टाइटेनियम, बेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये आप लोग को याद रखने के लिए है। बाकी आप लोग को ये अगर एक स्पेशल अगर बात हो तो मैं ज़रूर बताता,
इसमें आप लोग को, तो इसलिए मैं आप लोग को ये स्पेशल क्लास नहीं ले रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग संक्रमण तत्व या तत्व के बारे में, अगर अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 तत्वों की संख्या ज्ञात है अगर पूछे तो। राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो ये सभी लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे एसएससी से रिलेटिव या कोई अदरवाइज तैयारी कर रहे होंगे, सेट लगा रहे होंगे, तो कभी ना कभी सेट में आपको क्वेश्चन मिल गया था। राज्य हड़प नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय का। राज्य हड़प नीति का जो आप लोग को डलहौजी के जानते हैं, डलहौजी ने कुछ अच्छा काम ये कहता है जिसे व्यापक सिद्धांत भी कहते थे, ठीक है ना। राज्य विलय नीति को भी, इसमें हड़प नीति को क्या कहते थे? राज्य विलय नीति, व्यापक नीति, इन तीनों को हड़प, व्यापक, विलय, 3 नाम से जाना जाता था। किसे? तो राज्य हड़प नीति 1 हो गया, विलय नीति 2 हो गया, व्यापक सिद्धांत 3 हो गया। इसको इंग्लिश में आप लोग को लैब भी कभी कभी देता है। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा। इसी के समय 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय किया गया था, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति के तहत आप लोग अगर किसी संरक्षित राज्य को शासक की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो उसे राज्य को अंग्रेजी को कब्जा में हो जाता था। इस नीति के तहत आप लोग को बहुत, इसमें जो आप लोग को राज्य है, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट, जो मैं रखता हूँ, सबसे पहला राज्य अगर पूछे हड़प्पा गया था, सतारा था। 1848 का सतारा, ये भी कभी पूछ सकता है। तो कौन सा और डेट पूछ लेता है। सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, बहुत हो गया, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो सबसे पहला कौन था? सतारा कब? 1848। इसको याद रखना है। लास्ट वाला 1854 नागपुर याद रखना है, ठीक है। नागपुर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सतारा है। और ये आप लोग को इससे दिया जाए। और एक साथ 2 राज्य अगर पूछ ले, हड़प्पा गया था, संबलपुर, जयपुर, 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली विजेता कौन सी टीम रही है? तो आप लोग अगर 2022 से रिलेटिव पूछा है, तो 2022 में हम लोग को मुंबई विजेता रहा, और रनर कौन रहा था? हिमाचल प्रदेश। 21 में पूछे तमिलनाडु, कर्नाटक। फिर आप लोग को 20 में तमिलनाडु, वडोदरा, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये आप लोग को कुछ लिस्ट है जिससे आप लोग को सैयद मुश्ताक अली से रिलेटिव आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लक्ष्य सेन जो पूछा गया था। तो आप लोग को क्या लॉजिक लग रहा है, दिमाग में आ रहा है कि हाँ कैसा क्वेश्चन आप लोग को बन रहा है ना? तो आप लोग को अगर बात की जाए इसमें, तो देखिए अभी तक हमने एनिशिएंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिल चुके हैं। ये सभी आप लोग को प्रश्न देख सकते हैं। नीचे भी प्रश्न है, करंट अफेयर से भी प्रश्न मिले, ये सभी आप लोग क्वेश्चन देख लिए। बट नीचे भी अभी क्वेश्चन है आपका। देखिए अब यहाँ पूछा गया बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन अभी नहीं बता पाए, सॉरी, बता देते हैं। और ये लक्ष्य से संबंधित है बैडमिंटन से। अब मैं आप लोग को बताऊं, जैसे कि थॉमस कप, उबेर कप, ये भी सब किस खेल से संबंधित है। जैसे कि उबेर कप होता है, थॉमस कप होता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में थॉमस कप, उबेर कप होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून जो किस क्षेत्र में बारिश होता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो बारिश होता है, ये पुडुचेरी, तमिलनाडु में बारिश होता है। और पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में भारत के। और क्षेत्र पूछे अगर तमिलनाडु में, तो कराईकल मारिएगा, पुडुचेरी मारिएगा, और ऐसा करके पूछे तो। अब बात रहेगी सुंदरी वृक्ष। ये देखिए, जो लोग क्वेश्चन जो है ईजी है, उसको ईजी वे में करके आ जाते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ईजी क्वेश्चन भी आप लोग गलती कर रहे थे, जिनको जानते हैं। अगर हम पूछे 1854 के बारे में, अगर आप जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए तो बहुत भारी है, छोटा सवाल तो बहुत भारी है। तो इजीली आप लोग को थोड़ा सा माइंड लगा कर और जीके में कुछ अच्छा कर जाइएगा, तो आपका जो है मार्क्स बनेगा और रिजल्ट भी आपका शो करेगा। क्योंकि यहाँ जीके सबसे बड़ा मायने रखता है एसएससी सीजीएल के लिए। सभी लोग मैथ और रीजनिंग करके अच्छे आएंगे, बट जीएस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आगे एग्ज़ाम है तो जीएस पे थोड़ा जोर डालिए और जीएस को रिवीजन करिए। अब देखिए पश्चिम सुंदरी वृक्ष, तो सुंदरी वृक्ष वाले सभी लोग करके आए होंगे। मैं इजीली क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में मिलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा इजीली, एकदम ईजी रहेगा, 7 से 8 क्वेश्चन।
वो आप लोग जो पढ़े होंगे ना, तो 5 क्वेश्चन तो धड़ाइले से बना देंगे। सुंदरी वृक्ष ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। अगर सुंदरबन डेल्टा पूछते, बक्सर टाइगर रिजर्व पूछते या मैंग्रोव वन पूछते, तो ये सब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, ठीक है ना। सुंदरी वृक्ष हो गया, सुंदरबन हो गया, मैंग्रोव वन हो गया, जो नदियों और समुद्र के डेल्टा में बनते हैं, ठीक है ना, कि डेल्टा में नदी और समुद्र के। सुंदरी वृक्ष खारे पानी में भी उगते हैं और मीठे पानी में भी उगते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था, जैसे कि कहेंगे डेल्टा बनता है तो जो मेघना बनता है, अगर मेघना पूछे, एस्चुरी पूछे, नर्मदा नदी ताप्ती नदी एस्चुरी वाली है, नर्मदा ताप्ती एस्चुरी। मेघना जो बनाती है तो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर मेघना बनाती है। दोनों धाराएं जो गिरती है तो ये क्या बनाता है, मेघना का रूप लेता है। छठ पूजा ये आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? देख, छठ पूजा ये बिहार में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूजा है, ठीक है ना। छठ पूजा अभी आप लोग को आने वाला है, जो बिहार राज्य में मनाया जाता है। और ये आप लोग को जिस समय ये सूर्य देवता जब उत्तरायण होते हैं ना, सूर्य देवता के समर्पित आप लोग है इसमें। अगर इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानना हो तो डेली आप लोग जो कह सकते हैं, जैसे कि इससे रिलेटिव मैं आप लोग को प्रश्न लेकर आऊँगा। उतना ही मैं फैक्ट उसमें ऐड करता हूँ जितना आप लोग को लगे कि हाँ उतना ज़रूरत है आप लोग का इस। अब देखिए यहाँ पे लेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो ये भाग आप लोग को 4 में है। मैंने आप लोग को मॉर्निंग में इसको पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नहीं आएगा। तो अब हमारी क्या गलती है? जब आप लोग नहीं क्लास देखते हैं तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। ये भाग आप लोग को 4 में से रिलेटिव है। और कितना से 36 से लेकर 51 के बीच है। इसमें आप लोग को दिया है, देख लेते हैं। नहीं दिया क्या? हाँ, आयरलैंड से संबंधित है, ठीक है ना, आयरलैंड से संबंधित है। और शुंग वंश के संस्थापक थे आयरलैंड से। अगर पूछे मौलिक अधिकार हो गया, किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछ ले, मौलिक कर्तव्य तो ये रूस सोवियत संघ से लिया गया, जो विघटित होकर यूएसएसआर था, जो विघटित होकर अभी वर्तमान में रूस। तो इतना आप लोगों को तो याद रहना चाहिए ना कम से कम। अगर कनाडा से पूछा जाए, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। मौलिक जो है आपातकाल जो लिया गया जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया आपातकाल हो गया। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना चाहिए और याद रखना ज़रूरी है। बंधुता और भाईचारा देखा जाए तो ये आपको फ्रांस से संबंधित है। अगर मुझे जितना आपको रिलेटिव याद आता है ना, उससे रिलेटिव मैं बता देता हूँ। आप लोग उससे रिलेटिव फैक्ट को ही सुनते रहिए ना थोड़ा। जहाँ भी बैठते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, खाना बनाते समय, आप लोग को चाय पीते समय स्टार्ट करके देख लीजिए एक बार। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अगर मॉर्निंग वाला क्लास करते हैं ना तो आपको जीके 1-2 क्वेश्चन आपको फंसेगा, ठीक है ना। प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, तो आप मॉर्निंग वाला क्लास जरूर देखा करिए। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्री शुंग, शुंग राजा के संस्थापक थे। वो एक ब्राह्मण थे और ये मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे। तो आपको पूछा जाए तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, ठीक है ना। और शुंग राजवंश के संस्थापक थे कौन? पुष्यमित्री शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्री शुंग। ये शुंग राजवंश का संस्थापक थे, एक ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। मौर्य वंश अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ के सेनापति थे। और साल 185 ईसा पूर्व में उन्होंने बृहद्रथ का वध कर दिया था। किसने वध किया था? शुंग वंश से दिया था, और खुद को राजा घोषित कर दिया। और पुराणों में उन्हें सेनानी कहा गया। तो अगर पूछे कि सेनानी किसे कहा गया है पुराणों में, तो आप लोग को शुंग वंश के जो पुष्यमित्री शुंग या शुंग। और ये आप लोग किस क्षेत्र से रिलेटिव थे? उज्जैन क्षेत्र से रिलेटिव थे। अब यहाँ पे बात आ गई गांधी जी से रिलेटिव आप लोग पूछा गया था। तो गांधी जी के रिलेटिव अगर पूछा गया था, गांधी जी का जन्म कब, कहाँ, और इनके आंदोलन से रिलेटिव अगर पूछा गया होगा तो मैं सब इस फैक्ट को और आंदोलन से पूछा। तो ये 47 तक इनका जो है आंदोलन में मुख्य रूप से गांधी युग के रूप में यूज़ किया जाता है। और इनका जन्म सवेरे पूछा गया था आप लोग को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। आज के जो बेसिस में था, जो मैं बताया था, आज का जो एग्ज़ाम बेसिस जो था क्लास में, तो वो आप लोग को 2 अक्टूबर में आप लोग लाल बहादुर शास्त्री और इनका दोनों का, तो जो एग्ज़ाम देकर आते थोड़ा मिलाते रहिए अपना भी, क्या इस क्लास से बेनिफिट बन रहा है कि नहीं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर है कहाँ? ये गुजरात में है।
पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है। अब पोरबंदर जब गुजरात में है तो वहाँ आप लोग क्या कहते हैं, साबरमती आश्रम जो इंग्लैंड से लौटे थे, साबरमती आश्रम लौटे और 9 जनवरी को लौटे थे। जो 9 जनवरी को लौटे थे तो उसी जनवरी को क्या मनाता है, प्रवासी दिवस। और ये इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी को जब मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु पर भी जयंती मनाया जाता है, लेप्रोसी और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 23 मार्च को अगर पूछें तो 23 मार्च को आप लोग 3 शहादत दिवस हो गया। साबिर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो साबिर खान एक सारंगी वादक। अभी तक इस सिलसिले में 9 देखा जाए, फर्स्ट 9 सितंबर को एनालिसिस हमने कराया था, क्योंकि 9 सितंबर का कोई ये नहीं था, दिक्कत नहीं था, उसमें आप लोग को क्लियरली हम बोल सकते थे, ठीक है ना, बात कर सकते थे और एनालिसिस बोल सकते थे कि मैंने एनालिसिस कराया है 9 सितंबर का। बट अभी जो है जो देखा जाए वाद्य यंत्र उसी दिन से आप लोगों को अभी तक पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख के जाइए, क्योंकि जो भी एनालिसिस हो रहा है ना सेंटर से, वहाँ बताया जा रहा है कि एक वाद्य यंत्र संबंधित या आप लोग को इससे रिलेटिव वादक से रिलेटिव तो था। तो ये कौन थे? सारंगी वादक थे। कौन थे? साबिर खान। और इन्हें पुरस्कार भी दिए थे वादक को, क्योंकि पद्म भूषण जिनको मिल जा रहा है ना, उनको आप लोग को पूछ दिया जा रहा है कभी कभी। उस्ताद सुल्तान खान के पुत्र थे और वो संगीत के शिखर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। अनुच्छेद 51A से पूछे तो ये मौलिक कर्तव्य हो गया। जो भाग 4A में है, जमदा लोक नृत्य पूछे। जमदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य। अभी तक आप लोग जीएस का जो है टोटल आप लोग को देख लीजिए, और मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर का भी सेट में इंक्लूड करके, या प्रीवियस ईयर का जो जहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ वहाँ से मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, तो उसको भी उससे भी रिलेटेड है प्रश्न देखते रहिए, ताकि आप लोग को यूज़फुल और बेनिफिट हो। अगर इस सेशन को आप लोग ज़रूर एक बार शेयर कर देते हैं, और इस पीडीएफ को जो लेना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग को इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना ही देखिए, मैं आपको अभी तक मैं किसी चीज़ का पेड प्रमोशन वगैरह मैं नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि मुझे जानना ज़रूरी है, और जानते हैं ये ना कि आप लोग को जो है इसमें समय की और अपना भी समय की, तो ये नहीं है आपके लिए मैं समय निकाल कर अपना कुछ इम्पोर्टेंट समय देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ इससे क्लास से बेनिफिट हो। और ज़रूर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाएं, एग्ज़ाम देकर आएँ तो ज़रूर बेनिफिट बताएं कि हाँ इस क्लास से बेनिफिट हुआ। चाहे इस आप सेशन देख रहे हैं तो एक सेशन से फंस रहा है। जय हिंद, जय भारत।